अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर जो हमने पीछे से छोड़ा था। हमने अल्फा 1 एगोनिस्ट तक कर लिए थे, अब अल्फा 2 एगोनिस्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो कोई भी ड्रग करने लगे हैं, मैंने आप लोग को बताया था, आपको रिसेप्टर की लोकेशन पता होगी, आपको उसका एक्शन आ जाएगा। तो इसकी लोकेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन आप लोग को बताई थी। क्या थी? वो थी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन थी वो थी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। सही हो गया। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि समवन इज सेइंग कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, सबको आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल का क्या काम था एज अ ऑटो रिसेप्टर? अल्फा 2 किससे रिलेटेड होते हैं? अल्फा 2 इज रिलेटेड टू योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही हो गया। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, यानी अल्फा 2 जो प्री साइनेप्टिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर एपिनेफ्रिन जो यहाँ पे रिलीज होगी वो नेगेटिव फीडबैक करवाती है थ्रू अल्फा 2 रिसेप्टर। यानी नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल कम होगा अगर अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। इस बात से सारे एग्री करते हैं कि अगर अल्फा 2 रिसेप्टर को हम एक्टिवेट कर दें तो नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल साइनेप्टिक लेफ्ट में कम हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल अल्फा 2 रेगुलेट करवा रहे होते हैं। सही हो गया। अब अल्फा 2 एगोनिस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम साइनेप्टिक लेफ्ट में नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल को कम कर सकते हैं, यानी सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो हम कम कर सकते हैं थ्रू अल्फा 2 एगोनिस्ट। सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो इसका यूज क्या हो सकता है? इसका यूज हम देखते हैं। ये हम यूज कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। अब ये किस तरह माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हमें फायदा देगा? हमने कहा है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर है जब ये एक्टिवेट होगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज होगा। नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर ज्यादा नॉर एपिनेफ्रिन हो, ज्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो, ज्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी लीड टू हाइपरटेंशन के हाइपोटेंशन? आप लोग बताएं। अगर ज्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो हाइपरटेंशन होती है कि हाइपोटेंशन होती है? सो यस, सो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो हाइपरटेंशन होती है। होता है ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब ज्यादा होती है? फॉर एग्जांपल मैंने बताया सांप आपने देख लिया है, आपका हार्ट रेट तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एकदम तेज होगा, आप भागोगे। जब भागते हो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइपरटेंशन होती है। कभी भाग के अपना ब्लड प्रेशर चेक करना, आफ्टर रनिंग यू विल सी दैट देयर इज अ चेंज इन ब्लड प्रेशर, और वो इंक्रीज हुआ होगा। तो तब क्या होता है? तब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तब नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होता है। तो अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर दें तो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। और अल्फा 2 एगोनिस्ट हाइपरटेंशन को इसी तरह ट्रीट करते हैं। क्या होगा? अल्फा 2 एगोनिस्ट आएगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे आके लग जाएगा। इस पे लग के वो अंदर से नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगी। सो ये सबको समझ आ गया कि अल्फा 2 किस तरह हाइपरटेंशन में हेल्प कर सकता है। सो यू पीपल गेट दिस पॉइंट कि हाउ अल्फा 2 agonist can help in hypertension. So I am repeating it again for the last time. आप लोग गौर से सुनिएगा। ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। अल्फा 2 रिसेप्टर की लोकेशन क्या है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे। अल्फा 2 रिसेप्टर है क्या? ऑटो रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज होता है, और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन डिक्रीज होगी। तो अगर हम इस ऑटो रिसेप्टर को किसी मेडिसिन के थ्रू एक्टिवेट कर दें तो एज अ रिजल्ट हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल साइनेप्टिक लेफ्ट में कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, एज अ रिजल्ट हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट हो जाएगी। सो आई होप अब आप सबको ये समझ आ गया होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने हाइपरटेंशन की अलग मेडिसिन पढ़नी है, तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है, याद रखें, क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि इसमें से आप लोगों को बताया जाएगा जो मिथाइलडोपा है वो प्रेगनेंसी में काफी यूजफुल होती है। ये हाइपरटेंशन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। हाइपरटेंशन का सीवीएस में चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। सही हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था हाइपरटेंशन का, ये एमसीक्यू है, कंफर्म एमसीक्यू आता है और बहुत ज्यादा आता है। दूसरा फंक्शन ये है, ये डायरिया में यूज होती है, लेकिन किस डायरिया में यूज होती है, एक बड़ा स्पेसिफिक डायरिया, ओपियोइड विड्रॉल डायरिया। जो ओपियोइड होते हैं ना, ओपियोइड एक आप लोगों को पता है नशा आवर होती हैं, बहुत अच्छी एनर्जेटिक भी होती हैं, यूज भी होती हैं, मेडिसिन में यूज होती है, पूरा एक चैप्टर आप लोग पढ़ोगे सीएमएस में ओपियोइड पे, बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ओपियोइड जो होता है ना, ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। सही हो गया। मेडिसिन जब भी विड्रॉ करेगा ना तो उससे ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, यानी ओपियोइड क्या करवाता है, कॉन्स्टिपेशन करवाता है, लेकिन अगर हम ओपियोइड देना छोड़ देंगे तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आया कि जब हम कोई ड्रग विड्रॉ करते हैं ना तो उसके विड्रॉल साइड इफेक्ट्स आते हैं, विड्रॉल साइड इफेक्ट्स उसके एक्शन से ऑपोजिट होते हैं। देखें, हमने कोई भी ड्रग दी, अभी ये नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर में भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आना है, तो ये सुन लें गौर से। हम कोई भी किसी को भी कोई ड्रग देते हैं, सही है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब हम देते हैं ना तो हम एकदम उसको वापस बंद नहीं कर सकते। लाइक आपके घर में कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा हो आपके मदर फादर में से, आप कभी डॉक्टर के पास जाए ना तो वो उस बीटा ब्लॉकर से हटा के उसमें फॉर एग्जांपल कोई और मेडिसिन देनी हो, तो वो क्या कहेगा कि इसकी डोज इतनी इतनी करके इतने दिनों में कम करनी है, उसके बाद छोड़नी है, एकदम से नहीं छोड़नी। कुछ मेडिसिन होती है वो एकदम से अगर छोड़ दो तो साइड इफेक्ट्स आते हैं, और उन साइड इफेक्ट्स को कहते हैं विड्रॉल साइड इफेक्ट्स। सो हमें टेपर ऑफ फिनोमिना उनमें यूज करना पड़ता है। इसी तरह ओपियोइड होते हैं ना, जो लोग, कुछ लोग हो सकते हैं नशा करते हो, कुछ ओपियोइड लेते हैं एनर्जेसिक, बहुत ज्यादा पेन होना तो ये बहुत ज्यादा पेन के लिए यूज होते हैं, यानी एनेस्थीसिया में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सी सेक्शन होता है, किसी की डिलीवरी होती है, तो वो बहुत पेनफुल फिनोमिना है। तो उस फिनोमिना, इस तरह के फिनोमिना में एनेस्थीसिया में, मैंने बताया था एनेस्थीसिया में कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, तो कुछ एनेस्थीसिया में ओपियोइड्स भी यूज होते हैं। अच्छा, ओपियोइड अगर ज्यादा देर के लिए लिए जाए ना तो फिर इसके विड्रॉल साइड इफेक्ट्स होते हैं। विड्रॉल साइड इफेक्ट में ओपियोइड विड्रॉल डायरिया होता है। उस डायरिया को कौन ट्रीट कर सकता है, अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये प्रोफ का क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह ट्रीट करता है, वो आपके जो जीआईटी में है ना, अब्जॉर्प्शन जो है सॉल्ट एंड वाटर की, वो इंक्रीज करता है। सही हो गया। सॉल्ट एंड वाटर जब जीआईटी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी जीआईटी अब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या होगा, डायरिया रिलीव हो जाएगा, डायरिया खत्म हो जाएगा। तो अल्फा 2 थ्रू अननोन मैकेनिज्म ये बस ये करता है कि इनकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये हमारे पास ओपियोइड विड्रॉल डायरिया में यूज होता है। तो दो इंपॉर्टेंट यूज हो गए, एक अल्फा 2 का हाइपरटेंशन में हुआ, और हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है मिथाइल डोपा का स्पेशली, और दूसरा हमारे पास हो गया ओपियोइड विड्रॉल डायरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इसके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बस आपने याद करने हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी सबको मेरी आवाज सही नहीं आ रही कि एक स्पेसिफिक पर्सन को मेरी आवाज सही नहीं आ रही, काइंडली आप लोग एवरीवन पे रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं आ रही आई थिंक आपके नेट का इश्यू है। चलिए, अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गए हमारे पास, अल्फा खत्म। अब बीटा 2, बीटा 2 का फंक्शन बताएं, दो कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है बीटा 2 एगोनिस्ट की, ये आप लोगों ने बतानी है। पहली इंपॉर्टेंट जगह बताएं। वेरी गुड। ब्रोंकाई पे होते हैं, ब्रोंकाई पे क्या करवाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन।
वेसल्स पे होते हैं, ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे क्या करवाते हैं? वेजोडाइलेशन। अगर ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं तो किस ये कोई रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज हो सकते हैं? अगर ये ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहे हैं तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज हो सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग बताएं आप। यस, सीओपीडी में यूज हो सकता है, ये अस्थमा में यूज हो सकता है, और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अस्थमा में है। अस्थमा के जो लोग हैं उनको मैं मेडिसिन दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन। देखिए ये अस्थमा की कुछ लोग जिनको होगा वो यूज करते होंगे इनहेलर। इनहेलर में ये लिखा हुआ है एल्ब्यूटिरोल। एल्ब्यूटिरोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। उस दिन मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, उसका आप लोगों ने देखा होगा कि उसको बाद में इनहेलर दिया था जिसको अस्थमा का मेथाकोलिन से चैलेंज टेस्ट किया गया था, उसको अस्थमा था। बाद में उन्होंने क्या किया था, उसको ब्रोंकोडाइलेटर एंड पे दिया था। तो ब्रोंकोडाइलेटर में शॉर्ट एक्टिंग देते हैं जल्दी से रिलीव करने के लिए, तो एल्ब्यूटिरोल शॉर्ट एक्टिंग है और ये जल्दी से अस्थमा को रिलीव करता है। तो ये इनहेलर जो यूज करते हैं उनको पता होगा, तो उसमें एल्ब्यूटिरोल होती है। आप लोग पढ़ोगे कभी कभी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा है, लिख लें। एल्ब्यूटिरोल को साल्ब्यूटामोल भी कहते हैं, ये बहुत जगहों पे आएगा। कंफ्यूज बच्चे कहाँ पे करते हैं? दो तरह की हमारे पास मेडिसिन होती हैं। लेट मी ओपन, मैं उनके नेम दिखाऊं आपको स्टार्ट में जाके, जिससे आप लोग कंफ्यूज करोगे, ये एंड से कंफ्यूजन चलती है बच्चों को। ये देखें, इधर ना लॉन्ग एक्टिंग में साल्मेटिरोल है, सही है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। जो एल ब्यूटीरोल है ना, इसका दूसरा नाम है साल ब्यूटामोल। बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, जब उन साल ब्यूटामोल आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, उनको कहते हैं साल ब्यूटामोल बताओ, तो बताओ अगर कहे तो वो क्या करेंगे कि इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग, जबकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो है साल मेटिरोल, वो डिफरेंट है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको गौर से देखिएगा, ये दोनों डिफरेंट चीज है। और प्रोफ में एमसीक्यूज किस नाम से आता है, वो एल्ब्यूटिरोल नहीं देते, वो साल ब्यूटामोल दे देते हैं। सही हो गया, तो ये अब पॉइंट याद रखना, ये नहीं भूलना। ये प्रोफ का एमसीक्यूज इस तरह आता है, वो साल ब्यूटामोल लिखते हैं तो बच्चे लॉन्ग एक्टिंग समझते हैं और वो लॉन्ग एक्टिंग के अकॉर्डिंग आंसर लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है, और बाद में आके वो देखते हैं कि मैं तो सही लगा के आया था, तो वो गलत। तो आप लोगों ने ये याद रखनी है बात। चले, यहाँ तक आप लोगों को ये पहले पॉइंट क्लियर हो गया। तो बीटा टू एगोनिस्ट हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी, यस, साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडाइलेटर, यस यूज होता है। एल्ब्यूटिरोल जो मैंने दिखाया है ना, तो साल्ब्यूटामोल ही है, उसका दूसरा नाम है, तो इस वजह से एल्ब्यूटिरोल इनहेलर यूज होता है, वो साल्ब्यूटामोल इनहेलर ही है। ये देखें, ये आप लोगों ने क्लासिफिकेशन तो मैंने ऊपर ही बता दी है, ये बीटा टू स्पेसिफिक है, बीटा टू एगोनिस्ट है। बीटा टू स्पेसिफिक हमें देना चाहिए कि हमें नॉन स्पेसिफिक देना चाहिए? अगर किसी को अस्थमा है तो हमें बीटा टू स्पेसिफिक ड्रग देनी चाहिए या हमें बीटा नॉन स्पेसिफिक ड्रग देनी चाहिए? हमें बीटा टू स्पेसिफिक देनी चाहिए। अगर हम बीटा नॉन स्पेसिफिक देते हैं तो मसला हो सकता है। मेनली अच्छी ड्रग कौन सी होगी, देखिए दी जा सकती है, लेकिन अच्छी ड्रग कौन सी होगी? हमेशा रिसेप्टर स्पेसिफिक ड्रग अच्छी होगी। ये मैंने आप लोग को पॉइंट बताया, ये हमेशा जिंदगी में याद रखना है कि जितनी रिसेप्टर स्पेसिफिक उतनी अच्छी ड्रग, और जितनी रिसेप्टर नॉन स्पेसिफिक उतनी वो ज्यादा साइड इफेक्ट्स देगी। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म, ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। जो शॉर्ट एक्टिंग होती है ये एक्यूट केसेस में यूज होंगी। एक्यूट क्या, एकदम आप लोग देखते होंगे मूवीज में कि एकदम अस्थमा का अटैक हुआ, वो बंदा गिर गया, जल्दी से इनहेलर किया, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। एक होती है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स प्रोफाइलेक्सिस में यूज होती है। जो प्रोफाइलेक्सिस जब भी किसी चीज का करना होता है ना, उसमें प्रेफरेबल ड्रग लॉन्ग एक्टिंग होती है। प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है कि हम जो कंडीशन है पेशेंट को, उससे उसको बचाएं, उसका उस पहले ही ट्रीटमेंट करके रखें, मतलब वो कंडीशन होने के कम चांसेस हो जाएंगे उस पेशेंट को। सुना होगा आप लोगों ने कोविड-19 के प्रोफाइलेक्सिस के लिए लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे हैं, मतलब प्रोफाइलेक्टिक ड्रग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट है ना?
बाकी सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि मुझे एक कंटिन्यूस कह रही है आवाज नहीं आ रही। लेट मी रिप्लाई हर की आवाज आ रही है। चले, अब याद रखें प्रोफाइलेक्सिस की बात समझ आई कि जब प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग देनी होती है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे को हार्ट अटैक होने का खतरा है, हुआ नहीं है, सही है, एक डिजीज होने का खतरा है, उसको किसी अटैक होने का खतरा है। खतरा किसको होगा? कोई बहुत ज्यादा फैटी फूड खाता है, बहुत ज्यादा फैटी फूड खाता है, एंजाइना का अटैक हुआ हुआ है उसको, अब हार्ट अटैक होने का उसको खतरा है, एंजाइना हो गया तो हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए हम कोई उसको ड्रग अगर देते हैं तो वो कौन, उस ड्रग को क्या कहेंगे? प्रोफाइलैक्सिस। इसी तरह कोई भी कंडीशन होने का खतरा है, उस कंडीशन से हम उसको प्रीलिमिनरी बचा लें, उसके लिए कोई उसको ट्रीटमेंट दे, उसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर। सही हो गया? प्रोफाइलैक्सिस समझे। प्रोफाइलैक्सिस में शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स नहीं यूज होती, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स यूज होती हैं, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स का तो एक्शन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, उसकी तो हाफ लाइफ बहुत छोटी होगी, तो वो आप लोग नहीं दे सकते। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये हर जगह पे यूज होना है कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कभी भी अच्छी चॉइस नहीं होती प्रोफाइलैक्सिस की, हमेशा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स अच्छी चॉइस होती है। अच्छा जी, चले, ये हमारे पास हो गया। हाँ जी, जैसे स्कोपोलामीन थी, स्कोपोलामीन की ट्रांसडर्मल पैचेस दिए थे, जैसे आप लोग को बताया था, स्कोपोलामीन के ट्रांसडर्मल पैचेस दिए थे। ट्रांसडर्मल पैचेस का क्या काम होता है? वो स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है। आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होने का क्या मतलब है? वो स्लोली स्लोली थोड़ा 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 देती रहती हैं। किसी के घर में किसी को एंजाइना का अटैक होता हो, तो एक एंजाइना के भी ट्रांसडर्मल पैचेस मिलते हैं, जो कि चेस्ट पे लगाए जाते हैं, वो स्लो रिलीज होते हैं। किसी को किसी के घर में होता हो तो आप लोगों ने देखा होगा, एक पैच सा होता है, वो यहाँ पे फिर लगा देते हैं चेस्ट पे, वो स्लोली रिलीज कर रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आप लोग आगे पढ़ोगे। एंजाइना का भी पूरा चैप्टर है जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ना है, तो प्रोफाइलैक्सिस का भी इतनी बात याद रखें। अब कल वाला थोड़ा सा ही रह गया, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मैंने बताया था दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है रिलीजर्स, एक हमारे पास होती है रीअपटेक इनहिबिटर। रिलीजर क्या थी? ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर वेजिकल है, वेजिकल के अंदर नोरेपिनेफ्रिन है। सही हो गया? अब जो रिलीजर होंगे वो क्या करेंगे? वो जाएंगे, इस वेजिकल को देंगे धक्का, और इस वेजिकल से करवाएंगे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज। तो इन ड्रग्स को कहेंगे रिलीजर्स। अब मुझे बताएं कि नॉरएपिनेफ्रिन का ये लेवल ज्यादा करवा रहे हैं, तो ये हाइपर टेंशन करवाएंगे कि हाइपो टेंशन करवाएंगे? जो एंजाइना वाला आप पूछ रहे हैं ना, मैं बताऊंगा। एंजाइना में डिफरेंट तरह, सबलिंगुअल जो होती है वो तेजी से होती है, उसके अलावा किसी को एंजाइना का खतरा हो या पहले उसको हल्की सी पेन हुई हो, तो सबलिंगुअल के बाद वो दी जा सकती है थोड़ी देर बाद, ताकि वो उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, ये रिलीजर है, ये नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा करवाएंगे, क्या होगा? हाइपरटेंशन। तो यानी ये ड्रग्स क्या करवाएंगी? हाइपरटेंशन। इन ड्रग्स में नाम सुने, एम्फेटामीन्स, एफेड्रीन एंड टायरामीन। एफेड्रीन कोल्ड मेडिकेशंस में भी यूज होती है। कल मैंने आपको एक कोल्ड मेडिकेशन दिखाई थी, उसमें हमारे पास थी, मैं दिखाता हूँ। कोल्ड मेडिकेशन में हमारे पास कल जो दिखाई थी, ये देखें, ये मेडिसिन थी, ये हमारे पास मेडिसिन थी जिसमें पैरासीटामोल, कैफीन और फिनाइल एफ्रीन यूज हुई थी। कुछ होता है उसमें फिनाइल एफ्रीन नहीं यूज होती, एफिड्रीन यूज होती। कोल्ड रिलीफ मेडिसिन कब यूज होती है? कोई नजला, जुकाम, बुखार इकट्ठा जो वायरल होता है ना सर्दियों में, तब आप लोग देखते होंगे ऐसी मेडिसिन आप लोग लेते होंगे। अच्छा, अब तीन तरह के जो रिलीजर्स हैं, टायरामीन, एम्फेटामीन और एफिड्रीन, ये एमसीक्यूज है। प्रॉफ में आता है, प्रॉफ में किस तरह आता है? प्रॉफ में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे कौन सी ड्रग है जो कि जाके एक्ट करेगी और ड्रग जो नॉरएपिनेफ्रिन उसको रिलीज करवाएगी। तो ये ड्रग्स हैं।
आप लोगों ने इनके नेम याद रखने, ये प्रोफ का एमसीक्यूज है, तो ये आप लोग को आने चाहिए, नेम्स आने चाहिए। अब नेम्स में है चीज एंड रेड वाइन, टायरामीन प्रेजेंट होती है चीज एंड रेड वाइन में, यानी अगर बहुत ज्यादा चीज खाते हो तो हाइपरटेंशन के आपको चांसेस है, लेकिन यूजुअली नहीं होता, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो और आप चीज कैसे खाते हो, ओरली खाते हो ना, आपने पिज्जा खाया, कैसे खाया, ओरली। MAOA जो होता है ये इसको तोड़ देता है, टायरामीन को ब्रेक कर देता है। आपने ओरली पिज्जा खाया, पिज्जा में था चीज, चीज को उसने तोड़ दिया, टायरामीन जो उसमें था उसने ब्रेक कर दिया, तो वो हाइपरटेंशन नहीं करवाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो MAO इनहिबिटर ले रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो MAO इनहिबिटर ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे ने फॉर एग्जांपल MAO इनहिबिटर कौन लेते हैं, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो आप लोग पढ़ोगे CNS में। MAO इनहिबिटर बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, डिप्रेशन में भी ली जाती है, डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन है जिसमें MAO इनहिबिटर होता है। ये अच्छी मेडिसिन नहीं होती, ये सीवियर केसेस में दी जाती है। इससे अच्छी मेडिसिन SSRIs होती हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कॉमन, काफी कॉमनली आजकल यूज भी होती हैं SSRIs। जो MAO इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये काफी नुकसानदेह भी होते हैं, इस वजह से ये फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं रखी जाती। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसमें ये डिप्रेशन के लिए यूज हो रही है, वो खा लेता है पिज्जा, पिज्जा में क्या था, चीज, चीज में क्या था, टायरामीन, टायरामीन ब्रेक नहीं होगी। अब टायरामीन ब्रेक नहीं होगी जीआईटी में, तो ये एब्जॉर्ब होके उसके जीआईटी से ब्लड में जाएगी। जब ब्लड में टायरामीन जाएगी तो क्या होता है, हाइपरटेंशन करवाएगी, चीज, इसको कहते हैं चीज फिनोमिना। यानी कोई अगर MAO इनहिबिटर ले रहा है किसी कंडीशन पे, किसी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से वो MAO इनहिबिटर ले रहा है और वो उसके बाद चीज खा लेता है या रेड वाइन पी लेता है, चीज तो बड़ा कॉमन है, रेड वाइन चलो कॉमन नहीं है, चीज खा लेता है या रेड वाइन पी लेता है, तो उसको हाइपरटेंशन होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखेंगे आप लोगों को हो गया क्लियर। तो इस वजह से ड्रग्स देख के देनी होती है, यानी आप उसकी हिस्ट्री लोगे कि आप फॉर एग्जांपल उसको MAO इनहिबिटर अगर कोई बंदे ने लेना है, किसी बंदे कोई डिप्रेशन में आता है, उसको आप ये ड्रग सजेस्ट करते हो, आप उसको बताओगे कि भाई आपने रेड वाइन नहीं पीनी, आपने चीज नहीं खाना, आपने उसको बताना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या पता, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह जो ड्रग्स होती हैं जिसका किसी खाने पीने के साथ इंटरेक्शन होता है, वो आपको बताना होता है, ताकि वो बंदे को साइड इफेक्ट से बचा सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है पूरी जिंदगी। इम्फेटामीन्स, इम्फेटामीन्स हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के लिए यूज होती है, लेकिन अब इतनी ज्यादा यूज नहीं होते। ये एक हमारे पास अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए यूज होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के, बहुत स्लो जो ADHD और ओबेसिटी के लिए कभी यूज होती थी कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा कर देती है, तो ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती थी, और ये इंसोम्निया करवा देती है। ये इसके यूजेस थे, लेकिन अब इनसे बेहतर मेडिसिन आ चुकी हैं, लेकिन जो ADHD है ना, इसमें अभी भी इम्फेटामिन, इसका MCQs आ जाता होता है, तो ये MCQs वाइज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें ना MCQs वाइज, और जो चीज फिनोमिना बताया ये वाइवा वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोगों ने याद रखनी है। और एफिड्रीन, इसका मैंने आपको बताया, जो कोल्ड की मेडिकेशंस होती हैं, जो वायरल फ्लू होता है, नजला जुकाम बुखार इकट्ठा जो होता है, तो उसमें यूज होती है। चलिए मैं ये देखें, अब इसके यूज देख लें। ये CNS में एंट्री कर सकती हैं। अच्छा, कल आपको कैटाकोलामीन की क्या इंपॉर्टेंट बताई थी, कैटाकोलामीन की कल क्या इंपॉर्टेंस बताई थी मैंने CNS के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस थी कैटाकोलामीन की? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती थी वो? Catecholamines cannot cross the blood-brain barrier, but amphetamine is non-catecholamine, so it can cross the CNS. So अगर ये CNS क्रॉस कर सकती है तो ही हम इसको CNS के लिए यूज कर सकते हैं।
तो ये एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ये कुछ बच्चों को अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है, ये उसके लिए यूज होती है। एडीएचडी और अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम एक ही चीज है जो पूछ रहे हैं। नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी क्या होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, आप लोग पढ़ के आए हो व्हाट इज नार्कोलेप्सी। हाँ जी, स्लीप, सडन स्लीप। तो सडन स्लीप होती है। मुझे बताएं कि जब आपको खौफ होता है, आप डर में होते हैं, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक। तो जब आपको डर लग रहा होता है तो आपको नींद आती है कि नहीं आती? आपको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। सही हो गया। तो एम्फेटामिन क्या कर रही है? एम्फेटामिन क्या करवा रही है? ये आपका सीएनएस पे एक्ट करवा रही है। सीएनएस पे एक्ट करवा के क्या करवा रही है? नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा करवा रही है, यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज ज्यादा करवा रही है। तो जिनको एकदम नींद आ जाती थी, सडन स्लीप, जो नार्कोलेप्सी होता है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है फिर कि नहीं? चले, हम यानी इसको यूज कर सकते हैं। तो नार्कोलेप्सी में आप लोगों को ये यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफिड्रीन। एफिड्रीन और सुडोएफिड्रीन, तो ये आप लोगों को नेजल डीकंजेसेंट। देखें, जो कोल्ड की मेडिसिन थी उसमें आप लोग देख रहे थे पैरासीटामोल थी अंदर डाली हुई, उन्होंने साथ कैफीन डाली हुई थी। पैरासीटामोल और कैफीन मिलके क्या बनाती है? आप लोग बताएं, आप लोग बहुत कॉमनली वो मेडिसिन खाते हैं, मैंने कल भी बताया था। पैरासीटामोल प्लस कैफीन कौन सी मेडिसिन बनाती है? बहुत कॉमनली खाते हैं आप, बंटियां समझ के भी खा रहे होते हैं आप लोग। नहीं, पैनाडोल सिंपल नहीं बनाती, पैनाडोल एक्स्ट्रा बनाती है। पैनाडोल एक्स्ट्रा में क्या होता है? पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन प्लस कैफीन होती है, जो आप लोग ऐसे ही खा रहे होते हो और आप कहते हो एकदम मुझे दर्द से रिलीव हो गया, क्योंकि कैफीन होती है उसमें। इसके साथ एक और डाल दो, फिनाइलेफ्रिन डाल दो, तभी कोल्ड की मेडिसिन बन जाती है। जैसे कि नेजल डीकंजेशन फिनाइलेफ्रिन कर रही थी बाय द वेसोकंस्ट्रिक्शन। इसी तरह एफिड्रीन भी यही करती है। जो एफिड्रीन है, ये भी एज अ नेजल डीकंजेशन काम कर लेती है। सही हो गया। और जो ये वाली ड्रग्स हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को ज्यादा करवा रही है, इनमें एक मसला होगा कि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाएगी, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगी। तो ये आप लोगों की थी ड्रग्स। इनकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ये हाईली एडिक्टिव ड्रग्स हैं। जो सीएनएस के रिलेटेड ड्रग्स होती है ना, इनमें एडिक्शन होती है, कुछ ना कुछ एडिक्शन होती हैं। एग्रेशन, जब एक एग्रेशन क्यों आएगा? जब एकदम आपका सीएनएस एक्टिवेट हो जाएगा, आप एग्रेसिव हो जाओगे। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पीछे, आप बाहर जा रहे हो रात और आपके पीछे चोर लग जाते हैं, आप भागोगे, तब आप एग्रेसिव हो जाते हो कि आप ढीले पड़ जाते हो? अगर आपके पीछे लेट्स सपोज चोर पड़ जाता है, क्या होता है आपके साथ? रिलेट क्या करें कंडीशन, आपको कभी भी भूलेगा नहीं चीज, कोई भी चीज आपको गलत नहीं होगी आपकी कभी। आप अग्रेसिव हो जाओगे, एकदम आप देखते हो आप अग्रेसिव हो गए, आप उसको मारने की कोशिश करोगे। क्या होता है? तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना। तो ये जो ड्रग्स हम पीछे पड़ के आए हैं, जो आपको पढ़ाई है, वो क्या कर रही है? आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही ज्यादा कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को ही ज्यादा कर रही है। तो वही वाले वो इफेक्ट्स करवाएंगी, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। नॉर्मली जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो हमें इफेक्ट नहीं चाहिए वो साइड इफेक्ट है, और जो हमें इफेक्ट चाहिए वो उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। तो अग्रेशन, इंसोम्निया, ये सब कुछ वो करवाते हैं। ये आप लोगों को, और एक सेकेंड, ये आप लोगों को अब सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होगी है कि नहीं, आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चैप्टर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। और हाइपरटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैरानोया जो पूछ रहे हैं, पैरानोया होता है कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों को कोई थ्रेट कर रहा है, लाइक कोई आपको देख रहा है, कोई कंटिन्यूस नजर पे है। जैसे रात को आप पानी पीने किचन में जाते हैं, रात के 2 बजे होते हैं, आप
एकदम भाग के कमरे में वापस जाते हैं, लाइटें बंद करके। आपको लग रहा होता है शायद आपको वहां पे कोई देख रहा है। तो एक तरह से अगर मैं बड़े आसान अल्फाज में बताऊं तो वो होता है कि आप किसी चीज का डर बैठा होता है, कि आपको कंटिन्यूसली लग रहा हो कोई मुझे देख रहा है, तो दिस इज पैरानोया। तो ये इसके साइड इफेक्ट में है। तो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए, ये रिलीजर हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक इनहिबिटर की ये डायग्राम देखें। नॉरएपिनेफ्रिन ये है। इस मैंने बताया था कुछ नॉरएपिनेफ्रिन वापस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे चल जाती है। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और कुछ ये पोस्ट साइनेप्टिक है। कुछ नॉरएपिनेफ्रिन मैंने बताया था वापस जाती है। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो नॉरएपिनेफ्रिन वापस नहीं जा पाएगी और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इधर ज्यादा हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, कोकेन एंड टीसीएस। टीसीएस आप लोग पढ़ोगे सीएनएस में, कोकेन भी आप लोग पढ़ोगे सीएनएस में, ये उधर के ड्रग्स हैं। लेकिन आपको इसका ये इंपॉर्टेंट आना चाहिए। अब प्रोफ में एमसीक्यू क्या आता है? रिलीजर और रीअपटेक के रिलेटेड आता है। वो क्या करते हैं, वो पूछेंगे अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीअपटेक इनहिबिटर, पूरा सिनेरियो दिया जाएगा। वाई कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट? एंटी डिप्रेसेंट इसलिए कहा जाता है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट है, ये डिप्रेशन में यूज होती हैं ये ड्रग्स। तो जो डिप्रेशन की ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट है उस ड्रग का। ये डिप्रेशन में टीसीए यूज होती है, लेकिन कॉमनली यूज नहीं होती। कॉमनली मैंने बताया अच्छी ड्रग हमारे पास मौजूद है, विच इज एसएसआरआई। एसएसआरआई यूज होती है आजकल डिप्रेशन। ये होती है, देखिए हर ड्रग ना एक फर्स्ट लाइन होती है, एक सेकंड लाइन होती है, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा वो ड्रग दी जाती है जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो। सेकंड चॉइस पे फिर वो ड्रग दी जाती है अगर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग काम ना कर रही हो। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमेशा वो ड्रग होगी जो कि सबसे बेस्ट हो, जिसके हमें रिसेप्टर स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाए और उसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो। और जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं वो तब यूज होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो तब यूज होती हैं जब बाकी सारी ड्रग्स काम ना करें। सही हो गया? अच्छा, जो डिप्रेशन है ना, इस पे भी पूरा चैप्टर है, ये सीएनएस में है। डिप्रेशन में बड़ा कुछ होता है। डिप्रेशन में डिफरेंट हॉर्मोन्स पे वेरिएबिलिटी आती है। एनईटी में भी फर्क आता है, जो सेरोटोनिन लेवल, डोपामिन लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल, डिफरेंट लेवल्स पे जो मेंटेन होना होता है ना। न्यूरोपेप्टाइड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल रिसर्च चल रही है इस पे। तो इनके लेवल में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं इनके लेवल्स को मेंटेन करती है। तो ये आप लोग का पूरा चैप्टर है सीएनएस में। वेरी हाई एडिक्शन, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, सीजर्स। एरिथमिया जो ज्यादा हाइपर एक्टिव करती है ना ड्रग्स, ये एरिथमिया करवा सकती है। एरिथमिया क्यों करवा सकती है? क्योंकि इनमें बीटा वन एक्टिविटी होती है, बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होती है हार्ट पे। और बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे क्या करवाते हैं? इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। सही हो गया? यहां तक समझ आ गई? ये हमारा कल वाला पार्ट खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस पार्ट। चले, ये आप लोगों को आ गई है समझ? लेट मी ओपन द सेकंड स्लाइड, जो आज का पार्ट है। कल हमने स्टार्ट किया हुआ था एगोनिस्ट, जो एंड से रहता था, आज हमने खत्म कर दिया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होंगे? जो अभी एगोनिस्ट पर क्या है उससे ऑपोजिट काम करेंगे। आप लोग को रिसेप्टर की एक्टिविटी आनी चाहिए। रिसेप्टर की एक्टिविटी से ऑपोजिट जो काम होंगे वो एंटागोनिस्ट करते होंगे। सही हो गया? ये आप लोगों को बात मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। ये क्लासिफाई किस तरह होते हैं? दो तरह के रिसेप्टर थे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के ब्लॉकर नॉन स्पेसिफिक, ये एग्जांपल्स है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स है। अल्फा ब्लॉकर में ये एग्जांपल है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन प्रोफ का फेवरेट क्वेश्चन है, वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। वाइवा के अलावा ये एससीक्यू में बहुत पूछा जाता है। और ये क्लासिफिकेशन हर जगह पे आपकी यूज होनी है। ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करनी है। ये इसी तरह आनी चाहिए, ये काफी अच्छी लिखी हुई है। बीटा की इससे और अच्छी क्लासिफिकेशन ये मैं पढ़ाते हुए करवाऊंगा। चले, ये जनरल सी क्लासिफिकेशन है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा में फिर नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं,
मैंने आपको बताया था नॉन, जैसे ये देखें ये नॉन सेलेक्टिव है, यानी ये अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं, ये अल्फा 1 को कर रहे हैं, ये अल्फा 2 को कर रहे हैं। इसी तरह बीटा ब्लॉकर सिलेक्टिव, और जो बीटा 2 सिलेक्टिव है ना, ये ऐसे जितना ज्यादा यूज नहीं होता कहीं पे भी, ये रिसर्च चल रही है, तो ये कहते हैं कि अभी यूज नहीं होता कहीं पे भी। तो ये आप लोग क्लासिफिकेशन, ये तो आप लोगों ने खुद करनी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा में मैंने 2-3 रिसेप्टर के मेन काम बताए थे, अब आप लोगों ने रिपीट करवाने हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर का, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और क्या करवाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बताए थे वो बताएं। वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, वेरी गुड। अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे दें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा 1 एगोनिस्ट का काम है वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर हम अल्फा का ब्लॉकर दे देते हैं तो क्या होगा, वेरी गुड, अल्फा का ब्लॉकर देते हैं, ब्लॉक किया तो वेजोडायलेशन होगी। अल्फा 1 ये इंपॉर्टेंट, वेजोडायलेशन होगी तो हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, वेजोडायलेशन होती है तो कल मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स क्या होगा वेजोडायलेशन में, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि अल्फा ब्लॉकर में रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया साइड इफेक्ट आएगा, सही हो गया। और वेजोडायलेशन होती है तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आ सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आप लोगों ने बहुत बारी पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पहले मैं आपको फिजियोलॉजी इसलिए रिवाइज करवा रहा था ताकि आपको चीज फिर समझ भी आए। अब मुझे बताया कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कौन एक्सप्लेन करने लगा है, पोजिशनल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो एक्सप्लेन करना चाहता है वो हैंड रेज करे। कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा, चले आपको मैं खुद ही बता देता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने, चले हसनात आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। इसे पोजिशनल हाइपोटेंशन इसलिए भी कहते हैं, बंदा लेटा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर जो मेंटेन रहता है। अब जैसे ही वो बंदा खड़ा होगा ना, तो उसकी जो ब्लड वेजल्स है ना, उसमें जो ब्लड है वो पूल होना शुरू हो जाएगा इन द लेग्स। इसकी वजह से ना उसको हाइपोटेंशन हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, तो इसे पोजिशनल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हमने इसको फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक में पढ़ा था और बुक में भी पढ़ा था, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। हाँ जी वेरी गुड। सो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, आप लोग एकदम लेटे हुए हैं, एकदम आपको याद आता है कि मेरा मोबाइल का लॉक नहीं है और आपकी अम्मी के हाथ में मोबाइल लगने लगा है, आप जल्दी से भागने के लिए उठते हैं कि उसको मैं लॉक लगा लूं। आप जब खड़े होंगे, एकदम खड़े होंगे, क्या होगा, ब्लड एकदम पूल कर जाएगा इन टू योर लेग्स, सही हो गया। अगर आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम ना एक्ट करता तो आपको आपको कभी कभी फील हुआ है एकदम आप खड़े हुए हो, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, 1-2-3 सेकंड के लिए आया है, फिर उसके बाद सही हो गया। आप में से किस किस को ये फील हुआ है कभी, सबको हुआ होगा। एकदम खड़े होते हैं, आपको लगाओ कि मेरी आंखों के सामने, वो क्या होता है, वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। जब आप खड़े होते हैं, ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल हर जगह पे काम करती है, ग्रेविटी नीचे को ब्लड लेके जाएगी आपकी लेग्स में। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन है हाइट पे, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करवाएगा, हार्ट रेट को तेज करवाएगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन से वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। ये सारी फिजियोलॉजी है। कभी आप एकदम लेटना और एकदम खड़े होना, अपना हार्ट रेट चेक करना, आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया होगा। सो ये यूज होता है, ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बड़ी आम सी कंडीशन होती है, ये सबको फील हो रहा होता है कभी कभी। हाँ जी, ये बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम में फर्स्ट ईयर सीवीएस में पढ़ा होगा कि बैरो रिसेप्टर सिस्टम इज द क्विकेस्ट एक्टिंग सिस्टम। जो रिफ्लेक्स सिस्टम है सबसे तेजी से वो एक्ट करता है, अगर वो तेजी से ना एक्ट करता तो आप लोग बेहोश हो जाए। तो यानी अगर किसी का बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो उनको ये मसला हो सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली सबका सही होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अल्फा रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन। पहले हमने देखनी है नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉफ के एमसीक्यूज जो आते हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। नॉन सिलेक्टिव में एक है रिवर्सेबल एंड शॉर्ट एक्टिंग, एक है इरिवर्सेबल एंड लॉन्ग एक्टिंग। इरिवर्सेबल वो होती है जो एक बार रिसेप्टर के साथ लग गई तो उसने नहीं उतरना। अब
मुझे बताएं कि अगर आप एक ड्रग देते हो, वो इरिवर्सिबल है, रिसेप्टर के साथ लग गई, अब उसने उसकी जान छोड़नी ही नहीं है, तो फिर वो वाली जो ड्रग है, तो वो वाला रिसेप्टर हमें कैसे मिलेगा? वो रिसेप्टर तो पूरे जिंदगी में खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों ने कभी पॉइंट सोचा क्या होगा? वो रिसेप्टर तो बेकार हो गया। वो रिसेप्टर बेकार हो गया तो मतलब क्या होगा? वेरी गुड, सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर होगा। इरिवर्सिबली ब्लॉक अगर कोई हो जाता है तो ये वो रिसेप्टर फिर काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या करेगी हमारी बॉडी? न्यू रिसेप्टर तो बना सकती है ना। जैसे आप लोगों ने एस्पिरिन का पढ़ा होगा पहले, जब आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स एंजाइम, सही है ना? लेकिन हमारी बॉडी कॉक्स एंजाइम दोबारा से बना तो सकती है ना। प्लेटिलेट नहीं बना सकते क्योंकि प्लेटिलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एंडोथेलियल सेल बना सकते हैं। इसी तरह हर जगह पे रिसेप्टर का बात याद रखनी है कि जो इरिवर्सिबल ड्रग्स होती हैं वो जिस रिसेप्टर पे लग गई, वो रिसेप्टर ने दोबारा रीजनरेट नहीं होना, एक्सेप्ट उसका एंटीडोट हो। जैसे एंटीडोट हमने किस केस में पढ़ा है, आप लोग पढ़ चुके हो? हाँ जी, यूज कर सकते हैं एक तरह से, वापस हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जो प्रेलिडोक्सिन, वो भी आप लोगों ने एक हद तक कर सकते हो, यानी एक टाइम तक। एक टाइम से ज्यादा वो अटैच रहेगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा रिसेप्टर। तो इस वजह से क्या होता है, रिसेप्टर ने सेंसिटाइज। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग है ना, ये पता क्या करती है, ये रिसेप्टर के साथ जाके इरिवर्सिबली बाइंड कर जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है 24 आवर्स। इस 24 आवर्स से आपको क्या समझ आती है? यानी 24 आवर्स क्या करेगी, क्या चीज है? इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। ये 24 आवर्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका 24 आवर्स क्यों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? इससे कम या इससे ज्यादा क्यों नहीं है? वेरी गुड, 24 आवर्स के बाद न्यू रिसेप्टर बन सकते हैं। वेरी गुड, 24 आवर के बाद वो वाले रिसेप्टर न्यू बन सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उतना है। सही हो गया, अब ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये हमेशा याद रखना है। अब देखो, इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास होती है फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन के यूजेस अब देखेंगे। अब यूजेस हमने देखने हैं कि क्यों यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है और किस वजह से यूज होती है। पहली है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक कंडीशन है जिसमें एड्रीनल में डला हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो एपी प्लस नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज करवाता है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा है। सही हो गया। फियोक्रोमोसाइटोमा में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा है। जब ये ड्रग जाके हमारे पास एक्ट करेगी ऑन द ब्लड वेसल्स, ये करवाती हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये ड्रग जाके एक्ट करेगी हार्ट पे। हार्ट पे क्या करवाएगी? टैकिकार्डिया, बीटा रिसेप्टर के लिए। सही हो गया। तो ये वाली ड्रग जब एक्ट करती है तो हाइपरटेंशन होती है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा है। तो हाइपरटेंशन, जो ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, उसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं? कौन सा रिसेप्टर हम ब्लॉक करेंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से रिलीव किया जा सकता है? कौन सा रिसेप्टर पे? अल्फा 1। अल्फा 1 पे। अब मुझे एक बंदा कोई भी बताए, हाइपरटेंशन में सिर्फ अल्फा 1 होता है? हाइपरटेंशन के लिए हम अल्फा 2 को भी सोच सकते हैं। सही हो गया। अच्छा चलें, ये तो हमारे पास है एंटागोनिस्ट नॉन स्पेसिफिक अल्फा 1। ये डायरेक्टली जाके, जो डायरेक्टली हमारे पास करवा सकती है ना, वो ये करवाएगी कि ब्लड की वेजोडाइलेशन करवा देगी, ब्लड वेसल। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, हार्ट रेट ज्यादा है। हार्ट रेट ज्यादा है, हार्ट पे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर का हमने बीटा ब्लॉकर देना है। अगर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो हम हार्ट रेट को भी कम करवा सकते हैं। सही हो गया। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में ना हम अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट नहीं है, ये हम थोड़ी देर के लिए करवाएंगे।
अल्फा 1 वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, हम अल्फा 1 ब्लॉकर की बात कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन है ये ब्लॉकर है अल्फा की। तो फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी, हमें ये रिमूव करना होता है। बाकी जो सारी ये जो हम फेनॉक्सीबेंजामीन वगैरह यूज कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टम्स को रिलीव करना होता है बिफोर सर्जरी। फॉर एग्जांपल किसी में फियोक्रोमोसाइटोमा का पता लगा है ना, तो सर्जरी से पहले हम उसको देंगे अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह, ताकि उसकी जो हाइपरटेंशन है, कि मैंने आपको बताया था कोई भी सर्जरी होनी होती है तो हमने हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। जो स्पेसिफिकली जिसकी वजह से वो कॉज होती है उसको हमने ट्रीट थोड़ा सा करना होता है ताकि फिर हम सर्जरी कर सकें। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने हैं। नेक्स्ट है कार्सिनोइड ट्यूमर, सेरोटोनिन का ट्यूमर, मतलब सेरोटोनिन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड में। तो जो ये है ना, ये हमारे पास ब्लॉकर है, अल्फा की तो ब्लॉकर है ही है, ये इसके अलावा दो और रिसेप्टर बड़े इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जिनको ब्लॉक कर सकती है। एक हिस्टामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकती है, एक सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक कर सकती है। यानी ये सिर्फ अल्फा के अलावा हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकती है। तो कार्सिनोइड ट्यूमर में इस वजह से फिनॉक्सीबेंजामीन यूज की जा सकती है। ये प्रोफ का एससीक्यू है, यूजेस पूछे जाते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन के, ये प्रोफ का वाइवा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यूजेस ऑफ फिनॉक्सीबेंजामीन। तीसरा है मेस्ट्रोसाइटोसिस। मेस्ट्रोसाइटोसिस होता है हिस्टामिन का ज्यादा होना। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकती है। फियोक्रोमोसाइटोमा में ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करके हमें फायदा देगी, कार्सिनोइड में ये सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक करके हमें फायदा देगी, और मेस्ट्रोसाइटोसिस में ये हमें हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके फायदा देगी। सही हो गया। तो ये इन 3 कंडीशन में बड़े इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ये अकेली इनको ट्रीट नहीं कर रही होती, इसके साथ और मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, यानी ये यूज होती हैं। तो ये आपको 3 कंडीशन अब समझ आ गई। एक चौथी कंडीशन है, आप लोगों को साइड बताओ, रायनॉड्स फिनोमिना। किसी को पता है रायनॉड्स फिनोमिना क्या होता है? Anyone know what is Raynaud's phenomena? चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना समटाइम्स, और भी कहीं पे, ये ये इसकी ऐसी उंगली क्यों है? वाई? इसका ये रंग क्यों है? कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता? ब्लड नहीं है, वेजोकंस्ट्रिक्शन है। तो हमारे पास रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है, जो पेरीफ्री की ब्लड वेसल्स होती है ना कुछ जगहों पे, उधर हो जाती है वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल का स्पैज्म हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन हो सकती है, बड़े मसले हो सकते हैं, उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इसको हमने ट्रीट करना होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी फिनॉक्सीबेंजामीन यूज हो सकती है, वो अल्फा ब्लॉकर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। एक बड़ी कॉमन कंडीशन आप लोगों ने सुनी होगी, फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट के बारे में सारे सुना होगा सबने। हाँ जी, ये जो सर्दियों में फ्रोस्ट बाइट होती है ना, उसमें क्या होता है, फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है आप सबको पता होगा। फ्रोस्ट बाइट में ठंड है एक्सट्रीमिटीज में, तो आपकी जब आप ठंड में होते हो तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हीट चाहिए होती है। हीट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है कि जो ऑर्गन्स है उनकी ब्लड सप्लाई ज्यादा कर दी जाए, और एक्सट्रीमिटीज को वो इतने एसेंशियल नहीं होते, वहां की ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है। कोर टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करना होता है, तो क्या होता है वहां पे इतनी सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज पे समटाइम्स के वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में हम फिनॉक्सीबेंजामीन यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स आप लोगों को खुद अब इजीली समझ आने चाहिए। सबसे पहले पोस्टरल हाइपरटेंशन, अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा ब्लॉकर क्या करवाएगा? वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन से क्या होगा? पोस्टरल हाइपोटेंशन। आप लोगों ने जिसने तो फिजियो अच्छी पढ़ी हुई है उसको ये बात सारी याद होगी
कि जो वीनस रिटर्न होता है, जो ब्लड हार्ट में आना होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट जब होती है तो वीनस रिटर्न ज्यादा होता है। किसी ने पेरिफेरल हार्ट का नाम सुना हुआ है? आप सबने सुना होगा, आप सबने बीडी में पढ़ा भी होगा। पेरिफेरल हार्ट याद आ रहा है क्या चीज थी? कौन से मसल से? सोलियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जो आपके काफ मसल होते हैं, सोलियस मसल लेग के, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, वेन्स को, और आपके हार्ट में ब्लड वापस आता है। अगर वेजोडाइलेशन हो जाती है तो क्या होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन, कि वेन्स के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा, हार्ट में ब्लड आएगा नहीं, हार्ट में अगर ब्लड नहीं आएगा वो ब्रेन में नहीं जाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा तो पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाएगी। अब ये आपको बात समझ आ गई कि जो ये ड्रग्स होती है वेजोडाइलेशन करवा रही है, तो जब वेजोडाइलेशन होगी तो ये पोस्टरल हाइपोटेंशन करवा सकती है। जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ये पोस्टरल हाइपोटेंशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड पेरिफ्री में आ जाएगा, हार्ट में प्रॉपरली ब्लड वापस नहीं जाएगा। जब हार्ट में ब्लड प्रॉपरली वापस नहीं जाएगा तो वीनस रिटर्न इनटू द हार्ट डिक्रीज होगा। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपका ब्रेन है, बाकी ऑर्गन्स है, उनको ब्लड प्रॉपर जाएगा ही नहीं। तो अब ये आप लोग का आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये आपस में इस तरह रिलेट कर रहा है, डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न, देन देयर इज डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज इन द परफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास ये पोस्चरल हाइपोटेंशन है। बाकी ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, नेजल स्टफिनेस, मैंने आपको बताया था कि जो नोज में वेसल्स हैं अगर वो डायलेट हो जाती हैं तो क्या होता है, नजला सही हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? अगर नोज में वेसल्स डायलेट होती है तो ज्यादा हो जाएगा, तो अल्फा ब्लॉकर क्या करवा रहे हैं, वेजोडाइलेशन, तो नेजल स्टफिनेस करवाते हैं। नेक्स्ट है नोजिया वोमिटिंग। अच्छा, इनकी कोई रीजंस नहीं जल्दी होती, आप लोग देखते होंगे, बड़ी मीम्स भी पढ़ते होंगे, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, तो अब इनकी एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती, ये ड्रग्स के बस साइड इफेक्ट्स होते हैं। नोजिया वोमिटिंग की बहुत कोई रीजन नहीं होती, कुछ जगहों पे होती है, वहां पे बताई जाएगी, इधर कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इंड्यूस रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया आपको पता है वेजोडाइलेशन होगी तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा। और आखिरी है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद डिक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन। क्यों? जिनकी डिक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन है उसमें क्यों नहीं हम देंगे? कौन सा आउटपुट कम होता है? यस, वेरी गुड, कार्डिक आउटपुट कम होता है। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो हार्ट को भी तो ब्लड जाना है ना, हार्ट को भी ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा। तो ऐसा पेशेंट जिसकी पहली हार्ट में परफ्यूजन कम है, तो अगर हम उनको ये वाली ड्रग दे देंगे तो उसके हार्ट में प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा वेसल्स में, और जब प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा वेसल में तो हार्ट अटैक होने के चांसेस है। सो वेरी सिंपल। तो देखें, एडवर्स इफेक्ट, अगर आपको रिसेप्टर का फंक्शन आता है आपको एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो इस तरह एडवर्स इफेक्ट करते होते हैं। अब समझ आई कि किस तरह एडवर्स इफेक्ट्स करने हैं? ये मैं आप लोग को चीजें सिखा रहा हूँ, या आप लोग खुद अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगे ना तो आप लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कभी भी, आपको सिर्फ रिसेप्टर का फंक्शन आता होगा, आप बैठे बैठे सारे साइड इफेक्ट खुद लिखोगे। ये चीजें होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या करें, जितनी ज्यादा अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, मैं इसलिए क्वेश्चंस पूछता हूँ। हार्ट वेसल्स को ना ये डायरेक्टली डायलेट नहीं करते ऐसे। आप हार्ट में इतने ज्यादा प्री डोमिनेंट नहीं होते अल्फा, अगर हार्ट में इतने प्री डोमिनेंट अल्फा रिसेप्टर्स होते तो आप जब अल्फा 1 देते ड्रग तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के आपका हार्ट बंद कर देती। अर्सलान, सो अर्सलान फ्रॉम अलामा इकबाल। तो ये आपको क्लियर हुआ, अगर हार्ट में अल्फा इतने प्री डोमिनेंट होते हैं, उसकी जो कोरोनरी वेसल्स होती है उसकी जो होती है लोकल मेटाबोलाइट्स, उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन करती है कोरोनरी वेसल्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में कि लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं,
जो हार्ट का लोकल मेटाबोलाइट्स आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रेन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्केलेटल मसल का भी लोकल मेटाबोलाइट पढ़ा होगा। तो याद रखें यहाँ पे ये ड्रग्स के काम नहीं होते, क्योंकि वहां पे लोकल मेटाबोलाइट्स ने हेल्प करनी होती है। ब्रेन में लोकल मेटाबोलाइट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 40 समथिंग में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में ब्रेन की वेसल्स को वो डायलेट करते हैं। अदरवाइज तो अगर ब्रेन पे अल्फा 1 जाके एक्ट करता तो क्या करता, सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन, आपके ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो जाता, आपकी डेथ हो जाती। तो याद रखें नाइट्रिक ऑक्साइड हार्ट में, और आई थिंक पोटाशियम होता था स्केलेटल मसल में, जहां तक मुझे याद आ। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होते हैं, तो ये आप लोगों ने याद करना, आपको आना चाहिए, इसलिए फिजियो आप लोग को पढ़ाई गई है। फियोक्रोमोसाइटोमा, इधर भी ये यूज हो सकते हैं। फेंटोलामीन है रिवर्सिबल। अब जो है ना फियोक्रोमोसाइटोमा की ना पूरी एक रेजीम बनाई जाती है बड़े देख के। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो होता है ना, कुछ दिन सर्जरी से पहले फिनोक्सी बेंजामीन देते हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो इरिवर्सिबल थे। जब सर्जरी हो रही होती है उसके दौरान, उसके आसपास, तब ये वाले दे रहे होते हैं फेंटोलामीन। ये आप लोगों के लिखा होगा, मिनी कैल्कुलम में लिखा होगा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में हो गया, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसकी रीजन पढ़ चुके हैं। If overdosage of norepinephrine, then we can prevent tissue ischemia by using phentolamine. इसने स्पेसिफिकली नोरेपिनेफ्रिन की ओवरडोजेज क्यों कहा, मुझे ये बात बताएं। Why he say if the overdosage of norepinephrine, नोरेपिनेफ्रिन किस रिसेप्टर पे सबसे ज्यादा काम कर रही थी? नोरेपिनेफ्रिन की हाई डोज लो डोज नहीं थी, एपिनेफ्रिन की हाई डोज लो डोज थी। नोरेपिनेफ्रिन की जो डोजेज होती है वो उसका सीक्वेंस ही अल्फा पहले आता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 इस तरह होता है। सही हो गया, बीटा 2 पे तो करती नहीं है नोरेपिनेफ्रिन। तो अल्फा 1 पे करेगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, तो हाइपरटेंशन होगा। तो फेंटोलामीन क्या करेगा, सिंपली जाएगा, जाके वेजो डायलेशन करवा देगा, ये कंडीशन प्रिवेंट करवा देगा। तो इसमें यूज हो सकती है। टू ट्रीट द हाइपरटेंशन बाय द एम्फेटामिन एंड कोकेन। एम्फेटामिन और कोकेन अभी पढ़ के आया। व्हाट इज एम्फेटामिन? एम्फेटामिन क्या थी? रिलीजर सी के रीअपटेक इनहिबिटर थी एम्फेटामिन। चलिए अभी आप लोगों ने पढ़ा तो, हाँ जी ये रिलीजर थी। और कोकेन क्या थी? रीअपटेक इनहिबिटर थी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा कि ये नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा होगा ऑब्वियसली, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हुई होगी, तो नॉरएपिनेफ्रिन के इफेक्ट को वेसल्स पे रिवर्ट करवाने के लिए फेंटोलामीन यूज हो जाएगी। Sudden clonidine sedation can cause rebound hypertension. मैंने आपको बताया कि एकदम मेडिसिन, खास तौर पे जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती हैं, जो हार्ट के रिलेटेड होती हैं या हाइपरटेंशन, ये मेडिसिन एकदम से विड्रॉ नहीं करते। क्लोनिडीन क्या करती है? क्लोनिडीन आप लोगों को बताया है कि अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज को कम कर रही थी। इस बात से सारे एग्री करते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। क्लोनिडीन नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को कम कर दी थी, एग्री? इस बात को मुझे बताएं। अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करो, देखें सारे एग्री कर रहे हो। अब अल्फा 2 एगोनिस्ट हम एकदम से खत्म कर दें, अब अल्फा 2 एगोनिस्ट उस बंदे को नहीं दे रहे, एकदम से उस ड्रग को हमने कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो क्लोनिडीन ले रहा है 1 साल से, फिर एकदम उसने छोड़ दी, बस मैंने नहीं लेनी, होते हैं ना बुरे लोग, अच्छा मैंने नहीं अब ड्रग लेनी, उसने छोड़ दी, क्या होगा? हाइपरटेंशन। क्यों? उसके जो रिसेप्टर्स है ना, वो जब एकदम छोड़ दिया तो वो रिसेप्टर्स हुए होते हैं ज्यादा, बल्कि वो डिपेंड करता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, वो उसमें मैं पढ़ाऊंगा। देखिए एकदम जब छोड़ेगा ना, नॉरएपिनेफ्रिन एगोनिस्ट क्या कर रहा था? कम कर रहा था। जब एकदम कोई ड्रग छोड़ते हैं तो ऑपोजिट इफेक्ट आता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाएगी। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? हाइपरटेंशन। सही हो गया? तो हाइपरटेंशन कैसे होगी? नॉरएपिनेफ्रिन के ज्यादा होने से। तो हम जो एंटागोनिस्ट अगर दे देते हैं, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा? वेजोडाइलेशन करवा के उस हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करवा सकता है। यस, रिसेप्टर सेंसिटाइजेशन, जो आप पूरा जनरल फार्मा में फिनोमेना पढ़ के आए हो।
तो इस वजह से रीबाउंड हाइपरटेंशन में ये यूज हो सकता है। क्लोनिडीन सिजेशन, अगर क्लोनिडीन एकदम छोड़ देते हो। रेनॉल्ड्स फिनोमिना पीछे पड़ के हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमिना सेम है। और फिर हमारे पास समटाइम्स, रेयरली, नॉट फ्रीक्वेंटली, ये यूज होती है फॉर इंपॉर्टेंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब होता है, तो आप लोगों ने जब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि कवेंडोजा होते हैं। तो इसमें इंजेक्शन डायरेक्टली इंट्राकवेंडोजली देते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन, तो फिर उसकी वजह से इरेक्शन होती है। तो दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बट इससे बेहतर मेडिसिन आ चुकी हैं, इससे बेहतर मेडिसिन मौजूद है, तो दैट्स व्हाई ये यूज नहीं होती। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस है। अब यूजेस पूछे जाते हैं। समटाइम जो फेंटोलामीन है इसके 5 यूजेस पूछे जाते हैं, जो फेनोक्सीबेंजामीन है उसके ज्यादातर 3 पूछे जाते हैं, तो आपको ये 5 आने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट वही वाले जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, वही वाले इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। वो इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। फेंटोलामीन थोड़ी ज्यादा जगह यूज होती है बिकॉज ये रिवर्सिबल है। सही हो गया। जो रिवर्सिबल होती है ना वो थोड़ी ज्यादा जगह पे यूज होती है, और जो इरिवर्सिबल होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में यूज होती है, जब बहुत ज्यादा कोई मसले की बात हो, वरना अदरवाइज हम रिवर्सिबल यूज करते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारे अल्फा नॉन सिलेक्टिव खत्म हो गया। तो इधर तक सबको क्लियर है? Someone is asking कि alpha 2 receptor agonist cause hypotension, then why these are agonist? मैंने आपको बताया है कि वो क्या करते हैं। बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट जाते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे एक्ट करते हैं, सीएनएस में जाके, आपके सीएनएस में जाके एक्ट करेंगे। जब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे वो एक्ट करते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज करवाते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा रहे हैं, यानी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज डिक्रीज करवा रहे हैं बाय एक्टिंग सीएनएस में जाके। तो इस वजह से वो ऑल्दो एगोनिस्ट है लेकिन वो स्टिल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा सकते हैं। ये पूरा रिसेप्टर मैकेनिज्म मैंने आपको अभी समझाया है, तो ये पूरा रिसेप्टर मैकेनिज्म फॉलो होता है। चले अब हम देखते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। अल्फा 1 सिलेक्टिवली जाके ब्लड वेसल्स में इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसके ना एमसीक्यूज आते हैं, इसके जो जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, जिस तरह का सिनेरियो आता है, मैं आपको बताता हूँ। अल्फा 1 एक तो मैंने बताया था ब्लड वेसल्स में होता है। एक और मैंने जगह बताई थी कि मैंने कहा था कि वहां पे अल्फा 1 होता है तो कोल्ड वाली मेडिसिन उन बंदों को नहीं देनी। तो कौन सी कंडीशन थी, किसी को याद हो? मेल से रिलेटेड होती है, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। क्योंकि जो प्रोस्टेट होता है ना उसमें अल्फा 1 प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट में अल्फा 1 प्रेजेंट है। अल्फा 1 जब एक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रोस्टेट की होती है कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी हाइपरट्रॉफी। सो देखिए कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्रोस्टेट की कॉन्ट्रैक्शन। प्रोस्टेट की कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने बताया था, ये प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, दरमियान से यूरिथ्रा पास कर रहा है। अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट उसमें नहीं रहते। तो अल्फा 1 का जो एंटागोनिस्ट है वो हम दे सकते हैं। अल्फा 1 का एंटागोनिस्ट हम बिनाइन प्रोस्टेट जो बीपीएच होता है उस वाले बंदे को दे सकते हैं। यस, हम दे सकते हैं उसको। अब इसकी बड़े मजे की 2 कंडीशंस बतानी है, आप सबने याद रखना। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है हाइपर टेंशन के साथ और उसकी आप हिस्ट्री लेते हो, उसको साथ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया निकल आता है, बीपीएच उसको निकल आता है, उस केस में आप उसको इन 3 में से ड्रग्स दो। अगर एक बंदा आता है हाइपर टेंशन के साथ, ये कंडीशन है, प्रोफ का इस साल का भी एमसीक्यू है। एमसीक्यूज में वो किस तरह पूछते हैं, वो पूरा सिनेरियो देते हैं। पर्सन प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन एंड ही हैज आल्सो बीपीएच, सो व्हिच ड्रग यू विल प्रेफर। तो ये वाली ड्रग्स करते हैं।
मैं इस पे इतना जोर क्यों जा रहा हूँ, अगले ही में स्लाइड में 2 ड्रग है, ये वाली टेम्सुलोसिन एंड अल्फ्यूजोसिन, ऑप्शन में ये भी मौजूद होता है। लेकिन ये जो ड्रग है ना, ये स्पेसिफिक है अल्फा 1A रिसेप्टर के, अल्फा 1A, और अल्फा 1A प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट में। तो ये वाली ड्रग स्पेसिफिकली बीपीएच के लिए यूज होती है, ये हमारे पास हाइपरटेंशन में यूज नहीं होती। सही हो गया। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो सिर्फ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ आता है, या जिसको हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया एक ही चीज है, आप कह देते हैं वो उसके साथ आता है, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप कौन सी ड्रग दोगे? वो सिर्फ बीपीएच के साथ आया, तब अच्छी ड्रग कौन सी होगी? तब आप उसको ये पीछे वाली ड्रग्स दोगे? तब आप उसको कौन सी ड्रग्स दोगे? प्रेजोसिन जो पीछे पड़ी हैं, प्रेजोसिन डोक्साइक्लोसिन, वो देंगे? नहीं, आप उसको ये देंगे टेम्सुलोसिन। तो प्रोफ में एमसीक्यूज किस तरह, अगर तो उन्होंने इन केस बताया हो कि हाइपरटेंशन भी है, बीपीएच भी है, उन्होंने ऑप्शन टेम्सुलोसिन भी दी होगी, इनमें से कोई एक ड्रग प्रेजोसिन डोक्साइक्लोसिन ट्रेजो भी दी होगी। आप लोगों ने आंसर लगाना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सिनेरियो में दोनों चीजें हैं तो ये वाला आंसर होगा। अगर सिनेरियो में सिर्फ बीपीएच है तो फिर आंसर अगली वाली जो 2 ड्रग्स हम पढ़ी हैं उनमें से होगा। तो ये प्रोफ का एमसीक्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। सही हो गया। हाइपरटेंशन किस तरह ये ट्रीट करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए ये ट्रीटमेंट है कि ये ब्लड वेसल की डायलेशन करेंगे। अब ब्लड वेसल की डायलेशन, अब ना इधर बड़ा इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट आना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो A1 और A2 की सब क्लासिफिकेशन है ना, उसमें अल्फा की बस याद रखें, अल्फा का बस A1A ही हर जगह डिस्कस होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोस्टेट में फैलन, और इस पे टेम्सुलोसिन एक्ट कर सकती है। मतलब जो टेम्सुलोसिन है ना, वो स्पेसिफिकली A1A की है, जो प्रेजोसिन है वो अल्फा पे करती है। अच्छा जी, चले अब मुझे एक बात बताएं, हमने पढ़ी है पीछे एक ड्रग पढ़ी थी, कौन सी ड्रग पढ़ी थी? अब ये मुझे बताइए, ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाती है ये ड्रग के नहीं? ये बताएं, ये ड्रग रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाती है कि नहीं? अब इसकी मैंने ना एक्सेप्शन बतानी है, वो गौर से सुनिए। अगर आप देखते हैं तो अकॉर्डिंगली इसको रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाना चाहिए, सही है। ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाती है, लेकिन शुरू के दिनों में बस, जब आप लेना स्टार्ट करोगे ना, इसकी जो ये ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी करवाती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसको कहते हैं फर्स्ट सिंकपी इफेक्ट, या फर्स्ट डोज इफेक्ट भी कहते हैं। यानी जब आप पहली बार ये ड्रग देते हो ना, तो तब हाइपोटेंशन होने का खतरा होता है। तो आप पेशेंट को कहते हो कि ये आपने रात के वक्त लेनी है, क्योंकि रात को उसने सो जाना होता है, उसने बेड पे लेट जाना होता है। अगर आप उसको ये ड्रग दो सुबह के वक्त, तो वो जब खड़ा होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से वो गिर जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा। तो इस वजह से ये वाली ड्रग जब किसी को देनी है, तो आपने उसको क्या समझाना है कि आपने रात के टाइम लेनी है। सही हो गया, स्टार्ट रात के टाइम करवानी। जब आप थोड़ा ज्यादा टाइम देते रहते हो ना ये ड्रग, तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, फिर ये वाला मसला नहीं होता उसको। तो उसको क्या क्या कहना है, रात के वक्त देनी है, एक बार उससे कहना है कि वॉशरूम होके जब बिल्कुल फारिग हो जाए, उसके बाद वो रात को सोने से पहले ले, ताकि उसको दोबारा से उठना ना पड़े। वो दोबारा अगर वो पहले दिन उठेगा तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, तब रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी होता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता देते रहते हैं ना, तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इसके साइड इफेक्ट से निकल जाता है। इसमें रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो आप अल्फा नॉन सिलेक्टिव दी थी, जिसमें थी अभी आप पीछे जो पढ़ के आए फेंटोलामीन और फेनोक्सीबेंजामीन, उसमें रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया कॉमन साइड इफेक्ट है। अब उसकी रीजन गौर से सुनिए। जो नॉन सिलेक्टिव आप पीछे पढ़ के आए हो, वो क्या थी? वो अल्फा 1 पे भी ब्लॉक करती थी, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करती थी। अल्फा 1 को ब्लॉक करती थी तो वेजोडाइलेशन होती थी। अल्फा 2 को ब्लॉक करती है, अगर वो अल्फा 2 को ब्लॉक करती है,
तो क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज ज्यादा होगा कि कम होगा? मुझे बताएं कि जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग थी, जो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को करती थी, तो वो अल्फा 2 को जब ब्लॉक करेगी प्री साइनेप्टिकली, तो नॉरएपिनेफ्रिन को वो ज्यादा करेगी कि कम करेगी? हाँ जी, वो नॉरएपिनेफ्रिन को ज्यादा करेगी। अल्फा 2 एगोनिस्ट था, वो नॉरएपिनेफ्रिन को कम कर रहा था। ये अल्फा 2 ब्लॉकर की बात कर रहा हूँ। अल्फा 2 ब्लॉकर क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा। नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होगी तो ये हार्ट पे जाके क्या इफेक्ट करेगी, टैकीकार्डिया। इस वजह से हमें जो टैकीकार्डिया होता है ना नॉन स्पेसिफिक अल्फा ब्लॉकर में, नॉन स्पेसिफिक अल्फा ब्लॉकर में वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। एक तो वेजोडाइलेशन की वजह से सिग्नल जा रहा होता है, एक अल्फा 2 ब्लॉक होके नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा करता है और टैकीकार्डिया करवा देता है। सही हो गया। इस वजह से वो हाइपरटेंशन में जनरली यूज नहीं होते। जनरली वैसे यूज हो सकती है अगर किसी ड्रग इंड्यूस है, जैसे एम्फेटामिन्स के केस में, तब होती है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो नॉन स्पेसिफिक है उसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया बहुत कॉमन है। और क्यों कॉमन है? कंप्लीट हो गया, आपको बात समझ आई, दोनों रिलेट हो गया आपसे? जल्दी से बताएं। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है ये बात? अच्छा, आ गया, आपको समझ आ गया। चले, ये इस तरह होगा। अब जो अल्फा 1 सिलेक्टिव है, जो अल्फा 1 सिलेक्टिव है उसमें ये वाली चीज नहीं होगी, ये वाला टैकीकार्डिया नहीं होगा। सिर्फ वेजोडाइलेशन की वजह से जो टैकीकार्डिया हो रहा है ना वो होगा। तो स्टार्ट वाले दिनों में ना कुछ दिन उसको टैकीकार्डिया होगा, लेकिन जब वो दवाई लेता रहेगा, कुछ टाइम गुजर जाएगा, तो ये वाला रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी बॉडी कंपनसेट कर लेगी, बॉडी अडेप्ट कर लेगी। हमारी बॉडी अडेप्ट करने में बड़ी अच्छी होती है, तो हार्ट के रिसेप्टर उसके अकॉर्डिंगली सेंसिटाइज और डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, और हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं होगा। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो अल्फा 1 ब्लॉकर है उसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट। जो अल्फा 2 ब्लॉकर है, अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये जो ब्लॉकर्स है इसकी बात याद रखनी है कि ये रिसर्च पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, ऑब्सोलीट हो गए। जो ऑब्सोलीट चीजें होगी है ना वो इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती। वैसे योहमी बीन जो थी ना, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होती थी, और इसमें भी डायरेक्टली पिनाइल इंजेक्शन देते हैं, तो ये उसमें यूज होती थी, बट ये ऑब्सोलीट है। अब ये रिसर्च के लिए यूज हो रही है, बस बस इसका इतना याद है, इसका नाम आना चाहिए, बाकी ये ऑब्सोलीट है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द बीटा ब्लॉकर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स। बस ये वाली ड्रग्स हैं जो आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर घर में आप लोग के पास होगी। अपने घर वालों की ड्रग्स देखना, हाइपरटेंशन की बड़ी ड्रग्स पड़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स काफी लोग ले रहे होंगे। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स की सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी तरीकों से होती है। आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट, मैंने ये जो 2-3 स्लाइड्स है ना इनको डिफरेंट तरीकों से याद करना है। सही हो गया। अच्छा, नाउ यू पीपल कैन हियर मी। आई थिंक एक मिनट के लिए हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, अब मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है? चलिए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, क्लासिफिकेशन जो बीटा वन है ना, आप इनके नाम मोस्टली के नाम ए से एम से स्टार्ट होते हैं, और एम के बाद यानी एन से लेके जो आगे हैं वो ज्यादातर नॉन सिलेक्टिव है। तो ये इस तरह याद करना है।
कुछ एक्सेप्शन है वो आप लोगों ने देख लेनी है खुद ही। अब ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ के एमसीक्यूज है। आप लोग देखेंगे 2 से 3 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज बीटा ब्लॉकर से समटाइम्स आ जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। नॉन सिलेक्टिव के नेम, बीटा 1 सिलेक्टिव, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। पार्शियल एगोनिस्ट, आप लोग ये जनरल फार्मा में पढ़ के आए हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एगोनिस्ट। तो ऐसी ब्यूटालोल और पिंडोलोल पार्शियल एगोनिस्ट है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट दे एक्ट एज एंटागोनिस्ट। फिर लैक ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, इनकी जब टॉपिकली अप्लाई करो कुछ ना कुछ एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है। अगर आप एनेस्थेटिक एक्टिविटी वाला आंख में यूज करो तो क्या होगा? आप लोग हेड एंड नेक पढ़ के आए हो तो मुझे बताएं, अगर आंख में हम ऐसा कोई ड्रॉप्स डाल दें जिसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी हो तो क्या होगा? हाँ जी, अब मुझे बताएं। नो, आंख में अगर एनेस्थीसिया देंगे, सीएनएस डिप्रेशन डिजीनेस नहीं, कौन सा रिफ्लेक्स लॉस होगा? नो, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल नहीं होगी। नो, अकोमोडेशन भी नहीं। वेरी गुड। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, वो लॉस हो जाएगा। अगर आप ब्लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा? अल्सरेशन इन द आईज, आपकी आंख में मिट्टी पड़े, आपकी आंख में कोई कोई भी चीज आके लगे, आपको फील ही नहीं होगा, आप ब्लिंक ही नहीं करोगे। कॉर्निया आपको ब्लिंक करवाता है, आपकी आंख में कभी मच्छर जाए तो आप एकदम आंख बंद कर लेते हो ना, तो क्या होता है? वो कॉर्निया रिफ्लेक्स होता है। तो हम ऐसी ड्रग्स नहीं देते जिनकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी हो जनरली। तो इस वजह से ये ग्लोकोमा में यूज होती है, तो ग्लोकोमा की जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म क्रोनिक यूज में यूज होती है, तो फिर हम नहीं दे सकते ऐसी ड्रग जिसमें एनेस्थेटिक एक्टिविटी हो। लो लिपिड सॉल्युबिलिटी, सो जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होती है वो सीएनएस में नहीं जाएगी, जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो सीएनएस में जाएगी। एस्मोलोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है वो ज्यादातर हम देते हैं आईवी। सही हो गया, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आईवी देते हैं क्योंकि वो उनको बड़ा टाइम लग जाए ब्लड में आते आते, तो ज्यादातर यूज होती है एस्मोलोल की, आप लोगों ने पढ़नी है। एक है कंबाइंड बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर, ये है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती है। मुझे बताएं, अभी हमने एक ऐसी डिजीज पढ़ी थी जिसमें हमें ये दोनों फैक्ट चाहिए थे, वो कौन सी डिजीज थी? यानी ये वाली ड्रग उधर यूज हो सकती है, ये बीटा को भी ब्लॉक कर रही है, ये अल्फा को भी ब्लॉक कर रही है, तो कौन सी डिजीज में हम इसको यूज करें? अभी डिजीज, वेरी गुड, फियोक्रोमोसाइटोमा में ये एज अ ट्रीटमेंट यूज हो सकती है, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा में हमने अल्फा को भी ब्लॉक करना है, बीटा को भी, ताकि हार्ट रेट भी डिक्रीज किया जा सके, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी डिक्रीज की जा सके। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये आप लोगों ने ये क्लासिफिकेशन करनी है, प्रॉफ का एमसीक्यूज है ये सारे, इसमें से कुछ भी आ सकता है। और मेटोप्रोलोल और बेटेक्सोलोल, बाकी ये वही वाली है जो पहली वाली है ना, मेटोप्रोलोल और बेटेक्सोलोल, ये इनवर्स एगोनिस्ट है, एमसीक्यूज में इस तरह पूछे जाते हैं। अब इनके यूजेस ना, अब मैं वन बाय वन करवाऊंगा। यूजेस इनके बड़े इंपॉर्टेंट। पहले तो बड़े वाले जो यूजेस है ना, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। बीटा ब्लॉकर्स आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई गया हो कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है एग्जाम से पहले, तो उसको कोई दवाई दी हो, ये थोड़ी सी तुमने खानी है पहले एंजाइटी के लिए, कोई ऐसी मेडिसिन आप लोगों ने सुनी हुई है? एग्जाम में मेरे हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, क्या करें? कभी आप लोग गए हो, वो बीटा ब्लॉकर होते हैं। जनरली बात नहीं कर रहा ये, एग्जाम स्टेज फियर, एंजाइटी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बड़ा आराम से वो वाला बताऊंगा जो सिंपल वाले यूज है, जिनको स्टेज फियर होता है, जो स्टेज पे जाके कांपने लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है ना, बीटा 2 रिसेप्टर ये ट्रेमर करवाता है। सही हो गया, बीटा 2 रिसेप्टर ट्रेमर करवाता है, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो ट्रेमर नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया?
उसके अलावा क्या करेगा, उसके अलावा हमारे पास जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये सिंपैथेटिक अच्छा, आप लोग मुझे अब बताएं कि ट्रेमर हमने करवा दिया उसके काम, उसके अलावा बीटा 2 क्या है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम करेगा, हार्ट रेट उसका थोड़ा कंट्रोल करवाएगा। इसकी बड़ी डोज देख के देनी होती है, ज्यादा नहीं देनी होती। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना कि ओवरडोजेज खा के डेथ होगी, तो ओवरडोजेज तो इसकी बहुत खतरनाक होती है। तो हमारे पास जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं कौन सी में होते हैं, यानी कौन सी ड्रग, आज मैंने एक आपको बताया कि बीटा 2 ट्रेमर करवाता है, तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो हमने एक डिजीज पढ़ी है वो ट्रेमर करवा सकती हैं, ये आप रिलेट करें। नो, अभी हमने एक बीटा 2 एगोनिस्ट की ड्रग पढ़ी थी। बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग किस रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज हो रही थी, एगोनिस्ट की बात कर रहा हूँ। बीटा 2 एगोनिस्ट आप लोगों ने पढ़ी थी ना, अभी ड्रग्स पीछे पढ़ाई है अस्थमा के लिए, अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट ले रहे होते थे। हाँ जी, अस्थमा, अस्थमा में बीटा 2 यानी बीटा 2 का साइड इफेक्ट, जो अस्थमा के लोग होते हैं उनमें ये ट्रेमर साइड इफेक्ट आते हैं। तो जो तो किसी को अस्थमा है वो जब ये मेडिसिन लेता होगा तो उसको ट्रेमर फील होते होंगे, कोई अगर लेता हो तो उसको ट्रेमर्स फील होते होंगे ये ड्रग लेने के बाद, ये इनहेल करने के बाद। तो इस तरह याद रखना। अच्छा, तो ये ट्रेमर्स, अच्छा जो कुछ बच्चे रिलैक्सिन लिख रहे थे ना, वो रिलैक्सिन जो होती है वो बेंजोडाइजेपीन होती है, वो सीएनएस में पढ़ोगे, वो डिफरेंट ड्रग है। ये बीटा ब्लॉकर की मैं बात कर रहा हूँ, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होते हैं स्टेज फियर फ्राइट के लिए। अच्छा, ये बहुत जनरल कॉमन लाइफ से सबसे पहले मैं स्टार्ट किया। दूसरा, अब मैं इंपॉर्टेंट यूजेस पे आ रहा हूँ। हाइपरटेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। हाइपरटेंशन में ये किस तरह करती है, डिफरेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, कैसे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगी, हार्ट पे रिसेप्टर होते हैं बीटा 1, ये बीटा 1 को ब्लॉक करेगी जाके, बीटा 1 को ये ब्लॉक कर देगी, तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी। सही हो गया, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है तो आपके हार्ट को कम फंक्शन करना पड़ेगा, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है तो एंड पे जो प्रेशर है ब्लड का वो भी कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये हाइपरटेंशन में यूज हो सकती है, पहली चीज। उसके अलावा ये रेनिन की रिलीज को कम करती है, और सिंपैथेटिक आउटपुट, जब जब रेनिन कम होगा, रेनिन कम होता है, रेनिन कम होने के बाद एंजियोटेंसिन कम होता है, एंजियोटेंसिन कम होता है तो एंजियोटेंसिन आपको पता है वैसे वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, और ब्लड में क्या ला रहा होता है, वाटर अब्जॉर्ब करवा रहा होता है। लेकिन जब वो कम हो जाएगा तो सॉल्ट एंड वाटर की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो इन दो मैकेनिज्म के जरिए ये हाइपरटेंशन में हेल्प करती है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए, अब आप लोगों के लिए 10 मिनट की रेस्ट है, 7 से 8 मिनट की। आप लोग रेस्ट करें, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। उतने देर कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ लें बेशक, क्योंकि आप लोग का एग्जैजुरेट ना हो जाए। बस इसकी यूजेस रिवर्स फैक्ट है और ग्लोकोमा का एक ग्राफ है, बस वो वाला करना है। नहीं, मैं इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर रहा कि आप लोग का थोड़ी सी शायद रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने कल कहा था आप लोग को 5 से 10 मिनट की दूंगा, तो रेस्ट चाहिए आप लोग को। 20 मिनट्स रहते होंगे इसके अलावा। कंटिन्यू करें, चले कंटिन्यू कर लेते हैं। चले, अब हम करते हैं कंटिन्यू। हाइपरटेंशन की मैंने आपको बता दिया, हाइपरटेंशन में यूज हो है। अब हाइपरटेंशन में ना हम ज्यादातर कोशिश क्या करेंगे, बीटा 1 सिलेक्टिव दें या नॉन सिलेक्टिव ड्रग दें, कौन सी हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। हम थोड़ी ना कार्डियो सिलेक्टिव पे जाते हैं, नॉन सिलेक्टिव भी दे सकते हैं लेकिन हम कार्डियो सिलेक्टिव पे जाते हैं। जो नॉन सिलेक्टिव है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होगा, जो नॉन सिलेक्टिव है ना वो बीटा 2 को ब्लॉक करेगी,
और बीटा 2 ब्लॉक हो जाएगा तो बीटा 2 ब्लॉक होने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो यानी अगर कोई एस्थमा का पेशेंट आपके पास आता है हाइपरटेंशन के साथ, उसको बीटा ब्लॉकर आपको देना पड़ता है। हाइपरटेंशन की बहुत ज्यादा ड्रग्स होती है, वो उसका पूरा चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अगर उसको बीटा ब्लॉकर उसमें से देना पड़ता है तो आप एस्थमा के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे कि नहीं देंगे? आप दे सकते हो, आप उसको बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, लेकिन क्या करोगे? बीटा 1 सिलेक्टिव दोगे। यस, वेरी गुड। बीटा 1 सिलेक्टिव दोगे, नॉन सिलेक्टिव नहीं दोगे। दे सकते हो लेकिन कार्डियो सिलेक्टिव दे दो। सही हो गया। तो इस वजह से आप लोगों ने इस तरह उसको यूज करना होता है। नेक्स्ट है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में अभी ये 2-3 साइड के बाद सारा ग्लोकोमा का ही टॉपिक है, तो ये उधर ही मैं समझाऊंगा, तो ये उधर आ जाएगा। मिग्रेन होता है ना, कहते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मिग्रेन हो गया है एक साइड पे, तो आप लोगों ने वो इसके बारे में पढ़ा होगा कि कैटाकोलामिन इंड्यूस वेजोडाइलेशन हुई होती है ब्रेन के वेस्कुलेचर में। वेजोडाइलेशन, थ्रोबिंग पेन आपको हो रही होती है, तो उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रोपेनालोल यूज होती है। प्रोपेनालोल डिफरेंट मेडिसिन आप लोग पढ़ोगे, प्रोपेनालोल जो है ना इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होती है, बस आप लोगों ने याद करना है। क्योंकि जो कैटाकोलामिन इंड्यूस वेजोडाइलेशन है ये उसको रोकेगी। ये क्या करेगी? बीटा 2 को जाके ब्लॉक कर देगी। बीटा 2 ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? जो वेजोडाइलेशन बीटा 2 के जरिए हो रही थी वो नहीं होगी। तो ब्रेन में वेसल्स में बीटा 2 अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया। ब्रेन के वेसल्स में, तो ये उनको क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। तो आप लोग को ये चीज समझ आ गई। तो इस वजह से हम ये एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर मिग्रेन देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, ये याद रखना है, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। उसमें प्रोपेनालोल एक ड्रग ऑफ चॉइस है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हार्ट बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स बना लेता है, हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? हार्ट के जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देंगे, और जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो इनके इफेक्ट्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने आपको समझाया था कि रिसेप्टर ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रोपेनालोल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा बीटा को, और बीटा रिसेप्टर ही इन्वॉल्व होते हैं हार्ट रेट को ज्यादा करवाने में, तो उससे हम हार्ट रेट को डिक्रीज करवा सकते हैं। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हार्ट के ऊपर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हो जाती है ज्यादा, और जब उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो आपका हार्ट सेंसिटिव हो जाता है कैटाकोलामीन से। यानी आपके हार्ट के ऊपर जब कैटाकोलामीन आएगा तो वो टैकीकार्डिया करवा देगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके सिम्टम्स आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े हैं कि उसमें टैकीकार्डिया सिम्टम होता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? उन रिसेप्टर को आके ब्लॉक कर लेते हैं, उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको काम नहीं करने देते। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? हम हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में प्रोपेनालोल को यूज कर सकते हैं। तो ये इधर यूज हुआ। नेक्स्ट कम टू एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस में आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे दिल में दर्द हुई और मेरी लेफ्ट बाजू में, खब्बी बाजू में दर्द हुई, इस तरह के आप लोग सुनते होंगे। कभी कभी आप लोग खुद भी अपने आप को भी सोचते होंगे शायद मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। ये सबको आता होगा एक आध बारी, सोचते तो होंगे कि आप बस बचने नहीं वाले। ऐसा ऐसा किसी को फील हुआ हो? ऑल्दो वो आप लोगों की बारी हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें एंजाइना पेक्टोरिस बड़ा कॉमन होता है। तो वैसे ही जब हाँ, जब रिजल्ट आ रहा था तब आपको बेसिकली वो पैनिक होता है, जो हमें होता है वो पैनिक होता है। उसके सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले जैसे होते हैं, वो आप लोग पढ़ोगे पैनिक में होते हैं। सेम सिम्टम्स वैसे ही आ रहे होते हैं, लेफ्ट बाजू में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, वो पैनिक होता है आप लोग। तो जो होता है ना एंजाइना, उसमें भी इसी तरह के होते हैं। सो पैनिक अटैक तो बड़े कॉमन है, रिजल्ट आ गया और 6 घंटे नहीं खुल रहा था, पैनिक अटैक हो गया। तो एंजाइना पेक्टोरिस के उससे मिलते जुलते होते हैं। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? आपके ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को कम हो गई होती है। अब दो तरह से आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो।
हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है ना, आप एक तो काम ये कर सकते हो कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कर दो, या हार्ट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर दो। या तो हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा देने लग जाओ, या हार्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है वो कम कर दो। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा है, वो एक घर चला रहा है, 50,000 में वो घर चला रहा है। अब उसको उसमें घर चलाना है, तो या उसके पास दो, उसके अब खर्चे ज्यादा हो गया, उसकी पे है 50,000 और उसके खर्चे है 70,000 वाले। तो वो दो चीजें कर सकता है, या तो वो अपनी इतना काम करे कि अपनी पे 70,000 तक इतना कमा ले कि घर के खर्चे चल जाए, या वो ये कर सकता है घर के खर्चे कम करके वो 50,000 पे ले आए। ये दो चीजें वो कर सकता है। ये बात समझ आई मेरी, कि उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा कर ले अपनी, यानी अपनी इनकम ज्यादा कर ले, या वो अपने खर्चे कम कर ले। सेम हार्ट का भी यही हिसाब है। जब उसका एंजाइना होता है ना, तो इस तरह से हम एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं, या तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा कर दें, या उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दें। और वो उसकी फंक्शन, अब क्या होता है, हार्ट अगर ज्यादा पंप कर रहा है, हार्ट रेट ज्यादा है, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई उसको ज्यादा चाहिए होगी कि कम चाहिए होगी, ये मुझे पता है। हार्ट रेट ज्यादा है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम चाहिए होगी कि ज्यादा चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए होगी। सही हो गया। अगर हम उसका हार्ट रेट कम कर दें तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर हम उसका हार्ट रेट कम कर दें तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी कि नहीं होगी? उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जो बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट रेट को कम कर देंगे। सही हो गया। हार्ट रेट कम करेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, हार्ट पे एक्टिव जो प्रेशर है वो कम आ जाएगा, हार्ट कम पंप करेगा, तो फिर हम एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। सही हो गया। बहुत डिटेल के साथ, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, पूरा एंजाइना का एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें मैं समझाऊंगा। अभी आप लोगों ने इतना याद करना है। सही होगा कि एंजाइना में यूज होता है, इन पूरे एक एक चीज पे ना पूरा पूरा चैप्टर है। हाइपरथायरॉयडिज्म पे पूरा चैप्टर आना है, एंजाइना पे पूरा चैप्टर आना है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे पूरा चैप्टर आना है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी यूज होती है, बस इसका भी अभी ये याद कर, इसके पूरे चैप्टर में मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसकी ना डिफरेंट कंडीशंस है। आप एक्यूट अटैक में, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट होता है सडन, एकदम फौरन। क्रॉनिक होता है लॉन्ग टर्म, या काफी अरसे से हो। तो जो क्रोनिक होता है ना, तब मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूट में इसको एकदम किसी को हार्ट अटैक हो रहा है ना, तब उसको बीटा ब्लॉकर नहीं देते। तो ये खैर उसका पूरा चैप्टर आना है, तो उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा। इधर मैं आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोगों को ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा और आप लोग कंफ्यूज भी होंगे। उसका पूरे चैप्टर में हर चीज लिंक करके समझाऊंगा तो आपको सब कुछ आएगा। तो अभी ये आप लोग याद करें, उधर बीटा ब्लॉकर्स यूज होने तो आपको खुद ब खुद इनके फंक्शंस आ जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सबसे पहला ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किसका एडवर्स इफेक्ट होगा? नॉन सिलेक्टिव का। नॉन सिलेक्टिव क्योंकि बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगी, बीटा 2 ब्लॉक होगा तो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। पहला एडवर्स इफेक्ट। ब्रेडिकार्डिया, वेरी कॉमन। ये हार्ट रेट डिक्रीज करती है, ज्यादा खाओगे हार्ट रेट ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया साइड इफेक्ट हो गया। सही हो गया ना? और अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट। फिर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। सही हो गया। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा सकती है, बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन होती है, तो वेजोडाइलेशन कम होगी। सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो सीएनएस क्रॉस करेगी, हार्ट फेलियर करवा सकती है। अगर कोई पेशेंट है उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अभी हुआ है, मतलब उसको दिल का दौरा पड़ा है, और आपने उसको दे दी बीटा ब्लॉकर, तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा उसका। हार्ट फेलियर में मैंने बताया कि कंडीशंस होती है, कब देनी है कब नहीं देनी, वो आप लोग को पढ़ाई जाएगी। तो इस वजह से एक्यूट केसेस में ये नहीं देते। हाइपोग्लाइसीमिया, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ना ये याद रखें, ये प्रोफ का वाइवा भी है, ये प्रोफ का वैसे भी है। किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज वाले पेशेंट के ना उसको हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में ना दो तीन चीजें होती है, एक होता है ट्रेमर्स, और
हाइपोग्लाइसीमिया में ट्रेमर्स के अलावा स्वेटिंग भी होती है, और स्वेटिंग के अलावा हार्ट रेट भी तेज होता है। कभी आपको हुआ है आपने पूरा दिन नाश्ता ना किया हो, पूरा दिन कुछ भी खाना ना खाया हो, आपके हाथ कांपते होंगे, होता है ना ऐसा, पसीने आने लग जाते होंगे और हार्ट रेट तेज हो जाता होगा। ये सबके साथ होता होगा, ये हर कोई फील करता होगा। कभी पूरा दिन ना खा के खुद एक बार चेक कर लेना, वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होता है। आपको अपने हाथ कांपने से पता लग रहा है कि ट्रेमर है, आपको अपने स्वेटिंग से पता लग रहा है, आपको अपने हार्ट रेट से पता लग रहा है। ज्यादा इजीली किससे पता लगेगा? ट्रेमर से और हार्ट रेट से। अब कोई बंदा डायबिटीज में है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसको लगानी होती है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन करता है ग्लूकोज के लेवल को लो। सही हो गया। अगर खुदा ना खासा ज्यादा इंसुलिन लगा दें तो फिर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा लो हो सकता है। अच्छा, कहते हैं ना जो इंसुलिन लगाते हैं, जिनके इंसुलिन लगाते हैं वो कहते हैं ना, खाना मतलब इंसुलिन से ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना होता है, कि इंसुलिन लगा के ये ना हो कि खाना ना खाए। इंसुलिन लगानी है, उसके बाद खाना खाना होता है उन्होंने, क्योंकि ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब अगर कोई बंदा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, वो डायबिटीज का पेशेंट है, आप उसको बीटा ब्लॉकर दे देते हो। बीटा ब्लॉकर दो चीजें करेगा, एक उसका हार्ट रेट कम करेगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, और बीटा ब्लॉकर बीटा 2 पे इफेक्ट करके उसके ट्रेमर्स को खत्म करेगा, ट्रेमर्स खत्म हो जाएंगे। तो अब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो आपको पता लगेगा कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है। ना उसको टैकीकार्डिया हुआ ना उसको ट्रेमर हुए, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ने वो दोनों चीजें मास्क कर दी। तो इस वजह से डायबिटीज के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स बहुत देख के दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, कोई और ड्रग दे दी जाती है, क्योंकि उसको अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसको जो पता लगना था ट्रेमर के थ्रू। देखें, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है ट्रेमर और टैकीकार्डिया। एक डायबिटीज का पेशेंट है, उस वो इंसुलिन लगवाता है, तो उसके बड़े चांसेस है कि इंसुलिन लगाने के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। पूरा दिन वो खाना नहीं खाता तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, इंसुलिन लगवा ली उसके बाद उसने खाना नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। डिफरेंट केसेस है। आप उसको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेमर टैकीकार्डिया, आप उसको दे देते हैं बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? उसके टैकीकार्डिया को ब्रेडिकार्डिया करेंगे, जो सिम्टम आना था हाइपोग्लाइसीमिया का वो नहीं आएगा। ट्रेमर आने थे तो बीटा 2 रिसेप्टर जब ब्लॉक होते हैं तो ट्रेमर नहीं आते, तो ना उस बंदे को ट्रेमर आएंगे ना ब्रेडिकार्डिया। यानी अगर उस बंदे की खुदा ना खासा शुगर लेवल लो हो जाता है तो उसको पता नहीं लगेगा कि मेरा शुगर लेवल लो होगा, तो उसका शुगर लेवल लो होके ये भी पॉसिबल है कि वो कोमा में चला जाए, जिसको आप लोग पढ़ते थे हाइपोग्लाइसीमिक कोमा, डायबिटिक कोमा, ये डिफरेंट कोमास के नाम से पढ़ते थे। नहीं, इसकी वजह से ऐसा सच नहीं होगा। लाइक हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती हैं ये ड्रग्स, या जैसे बीटा एगोनिस्ट ग्लूकोज लेवल ज्यादा करवाते थे ना, यस बीटा ब्लॉकर करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे जितना हाइपोग्लाइसीमिया ये करवाते नहीं है। ये स्पेसिफिकली डायबिटीज के पेशेंट में ये ज्यादा करवा सकते हैं। तो ये डायबिटीज के पेशेंट में ये इसका साइड इफेक्ट कॉमन है। बीटा 2 ब्लॉक जब होगा तो एक हद तक वो हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करवाता, एक हद तक जरूर करवाता है। लेकिन ये क्योंकि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लेकिन डायबिटीज में तो ये वैसी चीजें सारी डिसरप्ट हुई होती हैं। और रिबाउंड हाइपरटेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा बीटा ब्लॉकर ले रहा है, उसको उसकी डोज टेपर करनी होती है जब उसको बीटा ब्लॉकर छुड़वानी है, क्योंकि जब वो बीटा ब्लॉकर ले रहा होता है तो रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो जाती है, हार्ट पे रिसेप्टर अप रेगुलेट हो जाते हैं, यानी ज्यादा हो जाते हैं। जब ब्लॉक किया होगा एक्शन तो हार्ट रिसेप्टर ज्यादा कर लेगा उस ब्लॉकिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो इस वजह से ऐसे लोगों में डोज टेपर करके, यानी अगर फॉर एग्जांपल उसको बीटा ब्लॉकर छुड़वाने हैं तो 5 या 10 दिन होता है कि अच्छा पहले एक गोली लेता था तो आधी आधी उससे कहेंगे लें, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि 1/4 लें, फिर उसको कहेंगे कि अब छोड़ दो। तो इस तरह इसको टैपर करके करना है, एकदम उसको कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं छुड़वाना। तो ये बात याद रखनी है। So this is all about beta blocker. So the last topic is glaucoma, and glaucoma का ये टेबल है, ये टेबल SCQ है, MCQs है। इसमें आप लोगों ने क्या याद करना है? बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करने वाली चीज है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को साथ साथ बताए गए हैं, जो बताने वाली बात है वो मैं इधर बताता हूँ। इसके MCQs कैसे आएंगे पहले वो लिखना है।
इसका एमसीक्यू आता है। ये तो डिफरेंट है, ये इस साल का प्रोफ का एससीक्यू भी है। प्रोफ में आया था कि डिफरेंट ड्रग्स बताएं जो ग्लोकोमा में यूज होते हैं, ठीक है, ये प्रोफ का एससीक्यू है। फिर आपको मैं बताता हूँ पाइलोकार्पिन और मैनिटोल, ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा में कॉमनली यूज होती है। बाकी जो है वो क्रोनिकली यूज होते हैं, यानी ओपन एंगल ग्लोकोमा। सही हो गया। क्लोज एंगल ग्लोकोमा डेंजरस कंडीशन होती है, मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार बता चुका हूँ। तो डेंजरस कंडीशन होती है, तो मैनिटोल और पाइलोकार्पिन उसमें कॉमनली यूज होती है। जो मैनिटोल है ना, इट इज अ ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट। इसका जो एमसीक्यू आता है वो सबसे कॉमन आता है, ये किस रूट से दी जाती है, तो ये आईवी दी जाती है। बाकी आप देखेंगे ये भी टॉपिकल है, ये भी टॉपिकल है, ये भी ड्रॉप्स टॉपिकल टॉपिकल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ये ओरल है। और जो ऑस्मोटिक एजेंट मैनिटोल है, ये आईवी है। ये दोनों एमसीक्यूज है, इनके रूट आपको आने चाहिए। सही हो गया, ये नोट कर लें। इसमें से एमसीक्यू, ये पूरा टेबल एससीक्यू है, इस साल का प्रोफ का एससीक्यू है। फिर उसके बाद इसकी कोई रीजनिंग नहीं है कि ये डिक्रीज सिक्रीशन करती हैं, बस ये आप लोगों ने याद करना है ये वाले, कि ये डिक्रीज सिक्रीशन करती है, ये इंक्रीज आउटफ्लो करती हैं, बस ये आप लोग याद कर लें। ये आप लोग को याद करने पड़ेगा, इसकी कोई ऐसा रीजनिंग नहीं है एक्सेप्ट पाइलोकार्पिन। जिन जिन की रीजनिंग है मैं बता देता हूँ, जिनकी नहीं है मैं वो बता देता हूँ। बीटा ब्लॉकर में टीमोलोल यूज होती है। टीमोलोल इसलिए यूज होती है बिकॉज इसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, इसका एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती। दैट्स व्हाई टीमोलोल इज यूज्ड इन द ग्लोकोमा। ये क्या करती है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर करवाती है, इसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए बाकी बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज होते आई में, टीमोलोल यूज होता है। तो इसका नाम याद रखना है। पूछा जाता है कि कौन सा बीटा ब्लॉकर ग्लोकोमा के केस में कॉमनली यूज होता है, तो टीमोलोल। सही हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे टेनोप्रोस्ट, ये डिफरेंट है, ये इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं। कोलिनोमाइमेटिक, पाइलोकार्पिन, ये कोलिनोमाइमेटिक का मैकेनिज्म आपको बताया था। जो क्लिनोमाइमेटिक होती है ना, ये करवाती है मियोसिस, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन करती है तो ये इंक्रीज कर देती है कैनाल ऑफ शिलेम से एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो, तो ये इंक्रीज करती है। ये देखेंगे सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क ओपन होंगे और आउटफ्लो इंक्रीज होगा। ये पूरा मैकेनिज्म मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ। अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट एपिनेफ्रीन है, जो कि यूज हो सकता है ग्लोकोमा में, बट ये ऑब्सोलीट है, ये कॉमनली अब नहीं यूज होता, तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अल्फा 2 एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन, इसमें से जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी ना क्लोनिडीन और ये वो, अभी आप लोग को पढ़ा के आए हो अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, उसमें से जो एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन है ना, ये यूज होती है। अल्फा 2 एगोनिस्ट हमारे पास पीछे हम पढ़ के आए हैं, हाइपरटेंशन में यूज हो रही थी, ओपियोइड विड्रॉल डायरिया में यूज हो रही थी, और तीसरी चीज है ग्लोकोमा में यूज हो रही है। देन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये आप लोगों को, आप लोग पढ़ चुके थे फिजियोलॉजी में, आप लोग पढ़ के आए हो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करते थे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के H2CO3 बनवा रहे होते थे। H2CO3 से वो हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट बनवाते थे। अगर हम, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम होता था, या आप लोग सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों साल पढ़ चुके हो। एसिटाजोलामाइड क्या है, ये उसके काम को ब्लॉक कर रहा है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को कम कर रहा है, और बाइकार्बोनेट एक्वस ह्यूमर का एक कंपोनेंट होता है, तो उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन कम हो जाएगी। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये ओरली होता है, एसिटाजोलामाइड ओरली देते हैं, याद रखना। और जो लास्ट है मैनिटोल, मैनिटोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एमसीक्यूज हर 1 साल बाद आता है, पूछते हैं कौन सा ऑस्मोटिक एजेंट यूज होता है, और कौन सा क्लोज एंगल ग्लोकोमा, कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज होता है। इस साल का प्रोफ का एससीक्यू अगर देखें तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी ड्रग सबसे पहले यूज होगी, तो मैनिटोल सबसे पहले यूज होती है, और ये आईवी दी जाती है। और ये देख सकते हैं एक्यूट क्लोज एंगल ग्लोकोमा में ये कैसे काम करती है। ऑस्मोटिक एजेंट का आपको फंक्शन आता होगा, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे एसएससी में, कि जो ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सही है।
वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ते थे। या वाटर को अपनी तरफ करके ये क्या करते हैं, प्रेशर को रिलीव करवाएंगे, अपने साथ पानी को ले जाएंगे। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट होते हैं। तो ये मैनिटोल यूज होता है। मैनिटोल याद रखें ये आईवी होता है, ये क्लोज एंगल ग्लोकोमा में इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले यूज होता है, और ये रिमूव करता है वाटर फ्रॉम द आई, और दिस इज एन ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट। हाँ जी, पाइलोकार्पिन भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि पाइलोकार्पिन और ऑस्मोटिक एजेंट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैनिटोल प्रेफर होता है, फिर पाइलोकार्पिन होता है। मतलब कट दोनों ही सकते हैं। ये आप लोग को उस दिन में मैंने बताया था कि पाइलोकार्पिन इज यूज्ड, और मैंने बताया था कि मैनिटोल हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनिटोल ये है। तो ये टेबल है एससीक्यू, इसमें जो बातें बताई जा सकती थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, और एक एमसीक्यू इस टेबल में से जरूर आ जाता है हर प्रूफ में। अगर एमसीक्यू नहीं आएगा तो एससीक्यू आएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई? इधर तक मुझे बताएं, सबको क्लियर? जो बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन का टेबल पूछ रहे हैं, ये आपको स्लाइड्स अभी मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद देख सकते हैं, उसकी टेंशन ना लें। सो अब हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया है खत्म, सही हो गया। सो वी आर डन विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कल है आप लोगों की छुट्टी। कुछ बच्चे जो न्यू एड हुए हैं उनको कल मैंने करवाना है, कौन सा चैप्टर करवाना है, थर्ड चैप्टर, पैरासिम्पैथोलिटिक, क्योंकि उनकी वो एक कंपनसेशन के लिए। तो वो या मैं करवाऊंगा या मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो जो तो आज आए हैं वो यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, या आप में से भी किसी का मिसिंग हो गया है तो मैं यूट्यूब पे या डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, आप लोग भी देख सकते हो। कल आप लोगों के लिए छुट्टी है इस वजह से, क्योंकि परसों टेस्ट है। आप लोगों ने अब इसकी तैयारी करनी है, और ट्राई करें कि इसकी तैयारी अच्छे से करें। मैंने आपको चीज़ें जितनी सिंपल हो सकती थी करवाई है। टेस्ट में एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज पोल पे होंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगी। टेस्ट की टाइमिंग डिसाइड कर ली जाएगी। टेस्ट की टाइमिंग रात को ही रखेंगे ताकि आप लोग के पास पढ़ने का टाइम हो पूरा दिन, आप लोग अफ्तारी के बाद भी पढ़ सको। तो टेस्ट की टाइमिंग में एससीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वाइवा होगा। तो जिस तरह तीनों कंबाइन किस तरह किया जा सकता है वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। आप लोग की राय भी पूछी जाएगी जिस तरह आप लोग को बेहतर लगता है। वाइवा में क्या होगा, 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक ग्रुप का वाइवा मैं लूंगा, 2 के बाकी जो 2 मॉडरेटर्स है वो लेंगे, सही होगा। वाइवा में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वाइवा में ये ना सोचना कि बस वाइवा इस वजह से है ताकि आप लोग को एक तो बोलना है, कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस वाइवा में आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो वाइवा रिलेटेड ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द थ्योरी और एमसीक्यू, तो फिर वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, वो भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। बाकी जो एमसीक्यूज है उसकी इस बारी डिस्कशन मैं कराऊंगा, एससीक्यू की डिस्कशन दूसरी टीचर करवाएंगी, क्योंकि एससीक्यूज सारे मैं साथ साथ करवा चुका हूँ। तो डिस्कशन में बस यही होगा, वो आपको उसका क्या आंसर है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता देंगी। अदरवाइज आपके मैं साथ साथ सारे एससीक्यूज कवर करवा चुका हूँ जो प्रॉफ में आए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट हर चीज कवर हुई है। तो आप लोग पास पेपर्स एक बार खोल के देखेंगे तो आपको एससीक्यूज आते होंगे सारे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक के लिए, अच्छा अब जो थर्ड ईयर का पास पेपर बेहतर है ना, वो की टू यूएचएस बाय डॉक्टर शवेब कंवल, फार्मा के और पैथो के बहुत अच्छे लिखे हैं। डॉक्टर आमना इकबाल के बिल्कुल अच्छे नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट पेपर। की टू यूएचएस बाय डॉक्टर शवेब कंवल, हाँ जी ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, टेस्ट संडे को होगा, कल आप लोग की छुट्टी है। कल जो लेक्चर, वो थर्ड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, जिनका मिसिंग है वो ले सकते हैं। बाकी कल सबकी छुट्टी है, कल आप लोग छुट्टी मनाएं, परसों टेस्ट है। टेस्ट में बता दिया, वाइवा एमसीक्यूज वो होंगे, एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, एससीक्यू की एक्सप्लेनेशन दूसरी टीचर देंगी, और बस दैट्स इट। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछें। और डॉक्टर हाफिज बिलाल के मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट डॉक्टर शुएब कंवल के मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे हैं। और पास्ट एमसीक्यूज आप लोग को मैंने बताया है कि जब सेशन एंड होगा तो 2 दिन आपके पास एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, जो कि प्रूफ के ओरिजिनल एमसीक्यूज है।
जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। सही हो गया, जो इस साल के भी हैं जो कीज है उनके थ्रू मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, तो वो आप लोग पॉइंट नोट कर लेना। इंशाल्लाह प्रोफ में काफी एमसीक्यूज आपको उधर से भी मिलेंगे। तो एमसीक्यूज साथ साथ में चीजें कवर करवा रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन है, कोई मसला हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो, अब ग्रुप में डिस्कस करें, क्योंकि एएनएस हो चुका है, अब आप सबको आना चाहिए। जो चीज नहीं समझ आ रही डिस्कस करें। आप लोग को आपस में नहीं आती, मॉडरेटर को टैग करें, उनसे पूछें। उनको नहीं आती, मुझे टैग करें, मुझसे पूछ लें, लेकिन क्लियर करें चीजें। ये 2 दिन इस वजह से आपको दिए गए हैं। अब ये 2 दिन में आप लोग क्लियर हो जाएंगे, यानी कल का दिन है पूरा, और परसों का सुबह का दिन है, रात को टेस्ट है। चलिए सही हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एएनएस, और इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट भी होप सो अच्छा होगा, और आप रीड करेंगे तो आपको सब कुछ आता भी होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आज पोल मुझसे क्रिएट नहीं करा हुआ बिकॉज आई वाज बिट बिजी, तो मेरी स्लाइड्स बिल्कुल आखिरी मिनट पे प्रिपेयर हुई थी, तो इस वजह से मैं पोल क्रिएट नहीं कर पाया, और काम भी थोड़ा ज़्यादा था आज। और वो आज आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाएंगे वहाँ पे, जो पोल वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग उधर वो सॉल्व कर लें। तो आज इस वजह से पोल नहीं हुआ, कल से इंशाल्लाह फिर से होगा। सेकेंड ईयर का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे माइट बी और फ्राइडे। नेक्स्ट वीक आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।